एक बार में कैसे? हाँ, एक से ज्यादा ज्यादा निकल सकते हैं, बीटा और अल्फा दोनों रेज निकल सकती हैं। तो मतलब है ना, एक इलेक्ट्रॉन टकराने पे मतलब ज्यादा फोटोन निकल सकते हैं। निकल सकते हैं, रुको अभी अब बताता हूँ। अच्छे से समझना, ये कंटिन्यूअस एक्सरे में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और कैरेक्टरिस्टिक। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम भी दिया था। हाँ हाँ, इसी को ब्रेमस्टॉर्मिंग था, इसी का नाम। ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है? समझो, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ आयंस। ये आयंस के साथ कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और इसमें चूंकि ये कोलिजन है तो लॉस के चांसेस कुछ भी है। लॉस 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्स कुछ भी हो सकता है। तो लैम्डा जो इमिटेड होगा 12400 बाय वी एक्सिलरेटिंग से इंफिनिटी। पहले ये समझो, ये इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कितना सही होगा? विथ आयंस मतलब विथ मेटल। मेटल मेटल के साथ टकरा रहे हैं, मल्टीपल आयंस है ना, सॉलिड है पूरा। तो ये पहली चीज की कंटिन्यूअस एटम के एक्सरे संग भी क्यों टकराएंगे ना निकलती है। हाँ, सर, एटम के संग भी टकरा सकते हैं, किसी के भी संग टकरा सकते एटम ही तो आयन है। हैं। हाँ एटम मतलब, ही आयन नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फ्री है तो, हाँ हाँ मतलब ठीक है सर। है ना। तो ये आया, और ये जो पैटर्न है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, डिपेंडेंट ऑन, बताओ। V V accelerating. filament, V accelerating. वी कोई एक्सिलरेशन। वी एक्सिलरेशन V filament. फिलामेंट पे भी तो नहीं, फिलामेंट पे Current. इसका पैटर्न थोड़ी, फिलामेंट पे तो इसकी हाइट डिपेंड करेगी ना। सर जेड आई, सर जेड आई इंटेंसिटी सर डिपेंड तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लैम्डा की रेंज क्या आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी। वो तो सिर्फ यही है। सर जेड आई तो हमने इसलिए किया था ना, इससे कि एटम वो आयंस बढ़ जाए और इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट ज्यादा लॉस हो। यस सर, और हाँ ज्यादा फोटोन निकले। हाँ, जितना ज्यादा लॉस होगा उतना बेहतर एफिशिएंसी एक्सरे की आएगी। कई इलेक्ट्रॉन तो बिना लॉस किए निकल जाएंगे, यस सर। मतलब कहीं ना निग्लिजिबल लॉस किए। देखो, ये मैक्सिमम लॉस है, ये यहाँ ये काफी कम लॉस है, देखो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लैम्डा के साथ ग्राफ बना रहे हैं ना। हाँ सर। लैम्डा के मतलब साथ बिना लॉस इंटेंसिटी का, करे टकराएंगे सर, बिना लॉस करे ही फोटोन निकल जाएंगे। हाँ मतलब ना के बराबर लॉस किए। इसीलिए हम जेड हाई रखेंगे, सो दैट सिंगल इंस्टॉलमेंट में ज्यादा लॉस हो। तो वही ना कि मास ज्यादा होगा उसका तो हाँ हाँ, ऐसे कहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। ठीक है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे तो सिंपली क्या है कि मेटल में ये यहाँ डिफरेंस कहाँ है कि कल हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, वहां एटम था जिसके एनर्जी लेवल थे, तो कुछ पर्टिकुलर लॉस ही पॉसिबल है। यहाँ कंटिन्यूअस बैंड है तो हर लॉस पॉसिबल है। और जरा समझो कि आयंस के साथ टकराना मतलब क्या है, कि ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा रहे हैं इनडायरेक्टली, हाँ सर। है ना। न्यूक्लियस। हाँ, ठीक है। तो ये सर ये कंटिन्यूअस डायरेक्ट क्या, सर डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन्स पे जाके टकरा के फिर उन्हें नॉकआउट कर रहे हैं कि पहले एटम नहीं के अब न्यूक्लियस। करेंगे ये तो, नॉकआउट तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे तब कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी। सर जो मेटल का न्यूक्लियस होता है वो है ना, इलेक्ट्रॉन को और थोड़ी मतलब अट्रैक्शन की वजह से जल्दी आइसोलेट करा देता होगा। हाँ, एक्सिलरेट करे या डी और एक्सिलरेट करे, डीएक्सिलेशन तो मिल ही रहा है, हाँ, और फिर एनर्जी भी लॉस थोड़ा होगी अट्रैक्शन जब पास आते होंगे। ड्यू टू नॉकआउट ऑफ, अभी सुन लो, ड्यू टू नॉकआउट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है या आयन से टकरा रहा है, आप जो भी मानो। जैसे ये आयन है हमारा, पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये यहां से आया, यहां गया, तो ये इनडायरेक्ट कॉलिजन है। कॉलिजन मतलब टकराना नहीं है, कॉलिजन मतलब ये पाथ चेंज हो लार्ज गया, तो अमाउंट इसकी ऑफ स्पीड फोर्स। भी थी, यहां इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकी, देखो, और हाँ यहां स्पीड इसकी गिर गई। तो डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब कि कोलिजन हुआ है, ऐसे सोच सकते हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बताओ, दीवार से जैसे बॉल ऐसे टकरा के वापस आती है, तो इसमें भी तो शायद ऐसा होगा कि एटम एटम तक पहुंचा ही नहीं होगा ना। जी जी। इसी में दीवार सोचो, ये ऐसे ही तो हो गया। हाँ सर। तो ये कॉलिजन है हमारा। कॉलिजन मतलब डी एक्सिलरेशन ड्यू टू आयंस, ये आयंस की वजह से डी एक्सिलरेशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अगर इनर शेल को नॉकआउट कर दिया,
इनर वर्ड इसीलिए है क्योंकि अंदर जगह खाली होगी तभी तो भरने को ही आएगा। आउटर शेल में अगर तुमने खाली कर भी दी तो भरने आएगा कौन? वैसे भी आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है, ऑलरेडी खाली थे वो, घूम फिर रहे थे पूरी दुनिया में। क्लियर? जैसे मान लो H एटम पे कभी एक्सरे नहीं निकल सकती क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी को आपने नॉकआउट कर दिया, मैक्सिमम तो फिर उसको भरने को कौन Visible आएगा? rays. उसको भरने को कोई नहीं आएगा ना। इसीलिए कब आता है ये? जब हम मल्टीपल शेल्स होती है, से एक ये और आपने यहां कहीं नॉकआउट कर दिया, तो ये जगह जो खाली हुई इसको भरने के लिए ये भी आ सकता है, ये भी एनर्जी आ भी सकता ज्यादा है, है। कोई और भी आ सकता है। ठीक है, इनसे कंटिन्यूअस रेंज के भी आ सकते हैं ना इसको भरने? कंटिन्यूअस के कैसे आ सकते हैं? इसको खाली करने के लिए हम नहीं, लोग इसको band में भरने भी- मतलब ये जो गैप है, इंटरनल गैप है, उसमें जो बाहर के जो कंटिन्यूअस रेंज वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे जो रिवॉल्व कर रहे थे वो भी आ सकते हैं ना भरने? वो कैसे आ सकते हैं यार? देखो नहीं आ सकते। पहले तो यही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, इसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन काफी लो, ये शेल की और भी लो, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए उनके चांस तो ना के बराबर है ना उस जगह को भरने के लिए। ओके सर। नॉकआउट के लिए हम लोग इसको बैंड में भेजते हैं कि बैंड से भी आगे भेज देते हैं? नॉकआउट मतलब हमने इसके सॉलिड बैंड से ही, मतलब देखो ऐसा था, ये के शेल, एल शेल, एम शेल और ये एन, ये कंडक्शन शेल मान लो, ठीक है, लेकिन ये नॉन कंडक्शन शेल है। अब नॉकआउट करना मतलब इन इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन शेल में भेज देना, समझ गए? हाँ। यस सर। ठीक है, और इसकी एनर्जी लगभग हम 0 मान लेते हैं ओके सर। इस वाले की, ठीक है, तो ये नॉकआउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कब निकलनी है? जब हम इनर शेल को नॉकआउट कर रहे हैं, और इनर शेल को आप नॉकआउट करोगे तो के को नॉकआउट कर सकते हो, एल को नॉकआउट कर सकते हो, किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो। तो अगर आपने के को नॉकआउट कर दिया तो पॉसिबिलिटी थी कि एल से आ सकता है, एम से आ सकता है, ये आ सकता है। तो ये ऊपर ये वाली रे क्या है? के अल्फा। ये अल्फा, ये क्या है? के बीटा। के कौन बीटा। ज्यादा पावरफुल है? के बीटा के बीटा बीटा के तो लैम्डा के बीटा इज मोर Is देन less. लैम्डा के Less अल्फा। than के अल्फा। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर हमारा अगर हमारा ऊपर जगह खाली हो गई तो इसको भरने के लिए फिर जो आएगा वो एल अल्फा, एल अल्फा। और L अगर अल्फा। यहां से आया तो एल एल बीटा। बीटा। वंस अगेन लैम्डा ऑफ एल बीटा इज लेस देन लैम्डा ऑफ एल अल्फा। अल्फा। ये तय है। एक बात ध्यान देना, के लाइंस निकली तो एल लाइंस निकल सकती है, Yes, sir. के लाइंस निकली तो एल लाइन निकल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये घटना घट गई तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ से भी आएगा फिर। हाँ सर। तो शायद ये समझ सकते हो, एनर्जी ऑफ ए अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के के बीटा। बीटा। हाँ। आ गया समझ में? यस Yes, sir, और आ के गया। अल्फा लाइन निकलेंगी तो के बीटा जरूर निकलेगी, हम्म, क्योंकि जो ही ये निकलेगी यहाँ जगह खाली आएगी। Yes, sir. और अगर के बीटा निकलेगी लाइन, अगर के बीटा, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी तो एम लाइंस निकलेंगी, एम अल्फा एम बीटा। तो आ गया। पक्का क्लियर है? हाँ सर सर। के अल्फा निकलेगी तो के बीटा निकलेगी, ये कैसे? एल अल्फा निकलेगी एल ना? अल्फा एल अल्फा निकलेगी निकलेगी सॉरी। एल अल्फा। के बीटा बोला L-alpha मैंने, निकलेगी, एल बीटा अल्फा। तो निकलेगी। सर के जरूरी अल्फा है। निकलेगी तो एल अल्फा निकलेगी, के बीटा निकलेगी तो एम लाइंस निकलेंगी फिर। हाँ, तो M बीटा। एल अल्फा मतलब भी वो सर एल पक्का अल्फा नहीं नहीं, है एल बीटा भी हो सकता ना? है, हाँ हाँ एल लाइंस। हाँ हाँ। हाँ, एल तो K बीटा के निकलने के बाद M बीटा निकलेगी फिर। कोई एम अल्फा भी हो सकती है ना वो, कोई भी। अच्छा, हाँ। एम लाइंस निकलेंगी या के लाइंस निकलेंगी। सर ठीक है? एम की वैकेंसी फिल करने कौन आएगा? कंडक्टिंग शेल ही आएगा ना? देखो आउटर मोस्ट तो खुद ही कंडक्टिंग है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? एम को उसकी हमने वैकेंसी फिल कंडक्टिंग करो ना करो, वो तो एनर्जी, उसकी एनर्जी तो आउटर मोस्ट की एनर्जी तो कंडक्शन के बराबर ही है ना। Yes, sir. तो अगर तो उससे इसमें conducting आता है band के तो just ऑलमोस्ट नीचे जीरो एनर्जी निकलेगी। सर हमने एन को आउटर मोस्ट कंडक्टिंग, शेल ही कंडक्शन बैंड है। नहीं मैं एम की बात कर रहा था, हमने एन को कंडक्टिंग मान लिया, अब बचा एन। एन तक है, कहां तक हाँ। है? एन तक है, हाँ तो अब मैं एम की बात कर रहा था। तो एम को भरने के लिए एन आएगा। हाँ बस वही। हाँ, तो वो तो होता रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर।
सर जो No, अपन ने sir. Z की वैल्यू 60 तक ली थी सर, तो 60 से ज्यादा भी तो ले सकते थे। ले सकते हैं, लेकिन हमें फिर मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है ना। अच्छा। हाँ चलो, डिपेंड्स ऑन Z अलोन, ठीक है। हाँ, V पे डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। V डिसाइड क्या करेगा, डिसाइड्स इफ लाइंस आर इजेक्टेड आर नॉट, और नॉकआउट हो पाया कि इजेक्टेड नहीं? और नॉट। यस ये सर। समझ में आया। हम्म, भी ये डिसाइड कर सकता है कि लाइन निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। नॉकआउट ही नहीं हुआ तो निकालोगे कहां से। लेकिन अगर निकली तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वो Z की प्रॉपर्टी है। स्टेटमेंट समझ में आया। यस सर। निकलेंगी या नहीं निकलेंगी वो V एक्सीलरेटिंग की प्रॉपर्टी है। अब निकली तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वो Z अकेले की। Z की प्रॉपर्टी, हाँ सर। तो ये ऑलमोस्ट अपना दोनों का कंक्लूजन था, ये कंटीन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, V एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? बता रहा हूँ पहले ये समझ में आ गया पूरा। सर हमने जो पूरा ग्राफ है उसको और एक्सरे हाँ, कहा था। इसका सॉरी, इसमें अगर हम अकेले इसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही निकलेंगी, ये इसका स्पेक्ट्रम है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये निकल रही हैं तो ये रोक दो और ये निकल रही हैं तो ये रोक दो। साथ में प्रैक्टिकली ये हमेशा साथ में होंगी, तो ग्राफ हमेशा एक साथ बनेगा। सर जो पीक वाली वैल्यूज है सर, ये मतलब हार्ड एक्सरे कह सकते हैं? नहीं, हार्ड एक्सरेज इस हाइट के हिसाब से नहीं है, हार्ड एक्सरेज वेवलेंथ के हिसाब से। अभी बता रहा हूँ, इतना समझ में आ गया। सर हाँ, के अल्फा निकल रही है तो एल अल्फा जरूरी है निकले, वन ऑफ नहीं, द केस एल होगा अल्फा ना। या एल बीटा कुछ भी निकल सकता है, एल लाइंस निकलेंगी। हाँ सर। के अल्फा निकला तो के में वैकेंसी आ गई तो एल लाइन निकलेंगी। हाँ ठीक है। सर तो इसमें यहाँ आपने तक बोला था हम clear पूरे है? ग्राफ को एक्सरे बोलेंगे, तो उसमें एक्सरे में तो विजिबल बता लाइट रहा भी हूँ, आ गई फिर। बता तो रहा हूँ। ओके ओके। यहाँ तक क्लियर है। मैं मिटा रहा हूँ कुकीज को, स्क्रीनशॉट Yes, लेना है ले लो। अच्छा यस सर, वो स्क्रीनशॉट लेगा। ले लिया। यस सर। चलो हाँ, अब देखो अगला आया अपना ये ग्राफ, हम समझते हैं ये आया। तो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी के बीटा की है, फिर के अल्फा, एल बीटा, एल अल्फा। पहले ये ऑर्डर समझ में आया। Yes, sir. ये कट ऑफ, ये कट ऑफ है, ये सभी लाइंस हैं। ये हमारा डी आई बाई डी लैम्डा, और समझ में आ रहा होगा डी आई बाई डी लैम्डा का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी। टोटल इंटेंसिटी। ठीक है। अब इसमें सर ये आपने 4 ली है ना, वैसे एम बीटा भी हाँ बता आता रहा हूँ। एम देखो, एम लाइंस के ना के बराबर चांसेस है प्रैक्टिकली। जो हम जेड लेते हैं, जेड 50-60 तक ही लेते हैं, हाँ। तो एम लाइंस की एनर्जी ना के बराबर होती है। दूसरा, के गामा भी तो नहीं लिया मैंने, हाँ एल गामा भी नहीं लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई, क्योंकि वैकेंसी यहां है। इसने भरा, अब इसने भरा, अब ये भी ना भरे, ये भी ना भरे और इसका नंबर आ जाए, इसके चांस काफी कम है। तो हाँ। इसीलिए दरअसल के गामा भी निकलता, वो ऐसा निकलता। ये समझ आए। इतना छोटा होता हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि रियलिटी ये हमें चौंच थोड़ी ना दिख रही है। इस बात पे ध्यान देना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, हमें तो इनका इंटेंसिटी दिख रही है, कौन कितना तेज है। हाँ सर। तो ये वाली लाइट ज्यादा तेज है, तो अगर ये अगल बगल में एक्सेप्शनली तेज है तभी तो समझ में आएगा। हाँ सर। सर लेकिन शेल्स तो और भी होती होंगी ना, मतलब वो भी तो इनर्शियल होगी एन भी। हम बात कर रहे हैं 40 से 60 बड़ा जेट लेके। ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिकली जो हम एक्सरे में यूज करते हैं। चलो यहाँ तक आया समझ में। अब हम इसमें क्या करते 30 से हैं, होगा दो ना? क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है एक ही बात है। वो ये आता है कि वोल्टेज बढ़ाया, जेड सेम रखा, तो क्या होगा। पीछे शिफ्ट होगा ग्राफ। पीछे पीछे शिफ्ट shift पीछे हो जाएगा shift और हो पीक सेम जाएगा, रहेगी। वो Peak पीक same नहीं होगी, Peak same रहेगी। पीक सेम। पूरा का पूरा ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा। पीक सेम रहेंगी। अब पीक की हाइट क्या होती है हमें नहीं पता, तो बस मैं ऐसे हाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हाइट के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सर ये वी एक्सेलरेटिंग है ना? हाँ, v एक्सीलरेटिंग। अब अगर हमने हाइट ऊपर भी जा सकती है, Vx मतलब हाँ ऊपर भी जा सकती है, प्रैक्टिकली ऊपर ही जाएंगी। और
अब पीक क्यों? पीछे हो जाएगी। वोल्टेज बढ़ाओगे पावर ज्यादा आएगी, पावर ज्यादा आएगी तो ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ेगी, एरिया ज्यादा आएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन सर इंटेंसिटी तो नंबर में होता है ना, वी नहीं, एक्सीलरेशन जिस पे इंटेंसिटी डिपेंड एनर्जी है, पावर पावर। अच्छा सॉरी क्या वी पावर अपन सेम दिया। जेड बढ़ाया, पीछे अब क्या पीक हो होगा? जाएंगी, पीक पीछे हो जाएंगी। ई सेम है तो ग्राफ तो यहीं से आएगा। कट ऑफ जेड सेम है, बढ़ाया पीक्स तो अलग। एनर्जी बढ़ गई, Intense. वेवलेंथ गिर गई। ये समझ आया? यस सर। बस इनका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वाई से हमें मतलब नहीं है। और मैं ऐसे याद रखता हूं, जितना ज्यादा जेड बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, उतना वेवलेंथ गिरेगी, जितना जेड बढ़ेगा। यस सर। है ना? जेड बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा E2 निकलेंगे। माइनस E1, जेड माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है जो स्क्वायर, यस सर। तो लैम्डा घट जाएगा। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यहां तक ठीक है? इंटेंसिटी बढ़ेगी। सर सर दो हमें इसका y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, पर हम एरिया के बारे में कह सकते हैं ना कि कह सकते ओरिजिनल हैं। से कम ही होगा। नहीं कम, इसमें सेम रहेगा ऑलमोस्ट, और इस वाले में बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी ब्लू से वाले में निकालेंगे। सेम क्यों रहेगा? अरे वोल्टेज सेम, करंट सेम, पावर सेम। सर इंटेंसिटी को एग्जैक्ट एनर्जी से रिलेट करना सही नहीं है ना। अभी रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी जो कह रहा हूं वो बात करो। यस सर। अभी हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ओके। यस सर वो तो ठीक है? अब जो तुम कह रहे हो वो हम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ऐसे निकालेंगे कि पावर इनपुट अपॉन इनटू एफिशिएंसी। अच्छा वो बस ये है, पावर इनपुट है V एक्सीलरेटिंग इनटू करंट, efficiency by 100. V accelerating current is a function of filament potential. यस सर। फिलामेंट पोटेंशियल क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे पर करंट सेकेंड। तो करंट तो इसकी प्रॉपर्टी है। इफिशियंसी जनरली मेटल्स के लिए वही 2% से मतलब 0.5% के आसपास होती है अप्रॉक्स, रफली कांस्टेंट होती है सबके लिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता होगा। सर वी फिलामेंट का यही है ना कि हाँ वो हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हाँ सर जो एफिशिएंसी अपन एक्सरे का परसेंटेज कंसीडर करें वो सॉफ्ट और हार्ड सारी मतलब सब मिला के है ना। ये तो टोटल लाइट कितनी कन्वर्ट हुई वो है, टोटल कितना। देखो 0.5% ये है, हमने पावर दी V इंटू आई की, इसका 0.5 एक्सरे में गया, एक्सरे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 99.5 हमारा हीट में गया। 0.5% ने एक्सरे बनाया होगा, वो हीट में कन्वर्ट होगी। हाँ हीट में। अब ये 0.5% का मतलब क्या है, ग्राफ हमारा इतना बड़ा था, तो इनमें शायद ये अगर मैं 10 एंगस्ट्रॉन मानूं, ये 0.2 एंगस्ट्रॉन मानूं, तो ये हमारी एक्सरेज हैं, और ये अदर्स हैं। इनमें विजिबल हीट सब कुछ है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल सब कुछ है। यस सर। तो ये बचे हुए 99.5 में है, ये इसका पार्ट है। यस सर। तो जो इफिशियंसी कहते हैं वो इस पूरे स्पेक्ट्रम में, हमारे काम का स्पेक्ट्रम कितना है वो ये है, हमारे काम का स्पेक्ट्रम 0.5% है। ओके सर, आपने लेक्चर में एक्सरेज को पूरा कहा था 0.2 से लेके इंफिनिटी तक। बता रहा अरे हमारे काम का मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम इसको एक्सरे डिफाइन करते हैं। एक्सरे की डेफिनेशन थी एक्स मतलब अननोन, कुछ रेज निकली हैं, इस स्पेक्ट्रम पूरे को हम एक्सरे कहते हैं। दिस इज यूजेबल एक्सरे। यूजेबल एक्सरे, सो विजिबल लाइट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सरे, मतलब इसके हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो एक्सरे हम इस रेंज में कहेंगे, 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम। ओके सर, इसको एक्सरे कहेंगे। लेकिन एक्सरे स्पेक्ट्रम अगर कूलिज ट्यूब का पूछा है, मतलब जो आउटपुट बनाया वो आउटपुट कैसा आया वो पूछा है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इसमें कहीं जेड का रोल तो नहीं आया, शायद इसमें आ सकता था जेड का रोल, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं आता इसमें, तो ये रफली हमने कांस्टेंट माना, और बाकी दो जेड पे इंडिपेंडेंट है,
तो एक्सरे का जो एरिया बनेगा वो तो इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट आएगी। इसीलिए मैं कह रहा था सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगी कि अगर आपने V1 वोल्टेज का ग्राफ ये है तो V2 वोल्टेज का ग्राफ ये है। ये समझ पाए? एक्स भी बड़ा, हाइट भी बड़ी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ना अभी। हाँ हाँ, वोल्टेज पोटेंशियल। वोल्टेज बढ़ाने पे रेड वाला ज्यादा वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ाने पे ग्राफ भी इधर खिसका और ऊपर भी बढ़ा। हाँ, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी Density बढ़ बढ़ गई। ठीक है जी सर। इंटेंसिटी की डेफिनेशन में अपॉन एरिया आता है, बट इस वाले में कहीं एरिया नहीं दिख रहा था। अरे जो सर जी मैं जिस प्लेट से टकरा रहे हैं और बाहर जो एक्सरे निकल रही है ये इसका एरिया ले लेंगे हम। तो इधर डिवाइड बाय एरिया का फैक्टर भी आना चाहिए ना इंटेंसिटी के फॉर्मूले में? नहीं, किसमें? जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये V एक्सेलरेटेड इनटू करंट ये इनटू एफिशिएंसी। इंटेंसिटी का नहीं, ये पावर का है, ये पावर का है। प्रोपोर्शनल लगाया सर ने, सोचो प्रोपोर्शनल डायमेंशन देखो क्या है, पावर की आ रही थी भाई। डायमेंशन पावर की है, ये पावर का फॉर्मूला है, ये अपॉन intensity एरिया नहीं है। ओके, तो इंटेंसिटी पूछी है तो अपन एरिया से डिवाइड Upon करना area। पड़ेगा। एरिया दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो हम Okay, पावर ही समझ। जनरली पावर ही पूछी जाती है। ओके सर। ऐसे एरिया 1 मान लेंगे। एरिया 1 मान लेना, और क्या, घर की बात है। चलो तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक तो आता है मोसले लॉ वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये ऐसा था ना, ठीक है, और इसका प्रूफ वही था z-1 का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर z-b का होल स्क्वायर, और ये था hc बाय लैम्डा। तो c बाय लैम्डा यही था ना, ये 13.6 आएगा। हाँ 13.6 आएगा ना, और hc बाय लैम्डा 13.6 को rhc लिख लें। RHC ये बना, इसको निपटा दो, म्यू लिख hc से hc निपटा दो, लेकिन हमें c बाय लैम्डा चाहिए तो सिर्फ h अकेले को निपटाएंगे। हाँ सर, आरसी हट गया था, n2 स्क्वायर जेड माइनस बी का तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आ गई थी। ये आया a n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हमने a माना, z माइनस बी, सॉरी एक अंडर रूट यहाँ क्यों लगा दिया मैंने, अब ठीक है। यस सर, ये के अल्फा के बीटा के लिए ट्रू था। अब ये इनकी वैल्यूज बदलेंगी अलग अलग के लिए। ए देखो, b और a एंड b आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ z बट डिपेंडेंट ऑन सीरीज। नॉट डिपेंडेंट ऑन जेड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट लिखा है। अच्छा पूरा लिख दूं? अरे मैंने नॉट और इन दोनों समझ लिए थे। ये है ए और बी की वैल्यू z पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन सीरीज पे डिपेंड करती है। हम किस सीरीज की बात करें, क्यों? n1 और n2 तो सीरीज की प्रॉपर्टी है और b स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्क्रीनिंग है। तो इसमें अगर k अल्फा के लिए पूछा जाए तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1, तो रूट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3RC/4 z-1। कोई दिक्कत? सर ने बोर मॉडल में करेक्शन किया था ना। हाँ हाँ, k बीटा अगर पूछा जाए तो n1 1, 8/9, n2 3 और b ऑलमोस्ट 1, तो इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी लेंगे 8RC/9 z-1। ये समझ में आया सबको क्या हुआ है? यस सर। यहाँ रख रहा हूँ ये वैल्यू। एक बार 1 - 1/4 है तो 3/4 बना, एक 1 - 1/9 तो 8/9 बना। तो देखो k अल्फा के लिए कांस्टेंट कुछ और है, k बीटा के लिए कुछ और है। ऐसे ही l अल्फा के लिए निकालते तो n1 होता 2, n2 होता 3 और b भगवान जाने क्या होता। अच्छा b b हाँ, कुछ नहीं और हो कह जाता, सकते p ऑर्बिटल नहीं कह कह सकते। पड़ा होगा लेकिन पता नहीं कितना होगा। ठीक है सर इसमें ये वैसे हर लाइन के लिए लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं क्योंकि नहीं अपन ने नहीं नहीं,
एल अल्फा और एल बीटा तक के लिए तो ठीक है, एल गामा और उन सब के लिए नहीं लगा सकते, इवन एल अल्फा बीटा के लिए भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? के शेल हमारी स्फेरिकल है, ये पॉइंट चार्ज है, के हमारी स्फेरिकल है तो नेगेटिव ये आया, तो ये क्यू है, ये क्यू है, तो इसको सेंटर पे रखा हुआ क्यू माइनस क्यू मान सकते हैं। हाँ, ऐसा क्यों मान पा रहे हैं? क्योंकि स्पेरिकल है। स्फेरिकल है, लेकिन इसके अलावा एस के अलावा जो ऑर्बिटल बनी वो तो स्फेरिकल नहीं है, सही तो बात फिर उनको सेंटर पे लोकेटेड नहीं मान सकते। हाँ सर। तो इवन कूलम्स लॉ ही गलत हो जाएगा, गलत नहीं मतलब पॉइंट चार्ज सेंटर पे मानना गलत हो जाएगा। हाँ। तो इवन फॉर्मूला ही ऐसा नहीं बनेगा। तो जो पूरी स्टडी हुई है के लाइंस के लिए हुई है ना, के अल्फा और के बीटा के लिए। बाकी के लिए ये मोसले लॉ ही गलत हो जाएगा। इवन मोसले लॉ के अल्फा और के बीटा के लिए था, मतलब जो पहली दो लाइंस निकली थी ना इस स्पेक्ट्रम में, उनके लिए बनाया था। अगर सर उन्होंने बात कर दी मान लो मतलब एल से भी ऊपर की, तो अपन मान के चले ना ये वाला। हाँ मान लेना, और क्या, वैसे नहीं करेंगे। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं है। तो पिछली बार एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि एक ऑप्शन था इससे रिलेटेड, तो करेक्शन अपन ने फैक्टर इंक्लूड किया था कि नहीं। उसमें एक ऑप्शन था कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला भी था, तो उसको मानेंगे कि फिर अपन नहीं किया था ना इंक्लूड, बिल्कुल किया है, यस मानेंगे, वो अंडरस्टूड है। के अल्फा के बीटा के लिए बात चल रही, उसमें गलत करवा दिया था। कुछ नहीं दिया हो तो के अल्फा के बीटा के लिए मान लेना। नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड टाइप का ऑप्शन हो तो क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए। चलो बाद में पूछ लेना। यहां समझ में आ गया पूरा ये डिस्कशन? यस सर। है ना? हाँ, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने ये कहा कि ये मोसले लॉ टाइप का क्वेश्चन आएगा, जहां रेशो पूछे, मतलब z दिया है जैसे 29, z1, z2 दिया है 39, अब पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी दी होती 10 पे कितना 20 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी होती कितनी है, तो निकाल लोगे। यहाँ वो फॉर्मूले अब मत लगाना, सीधे मोसले लॉ लगेगा अगर z1 z2 दिया है। हो सकता है उनने डेटा मन से दे दिया हो और वो फॉर्मूला लगाने से आंसर कुछ और आ जाए। ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, ये डिफरेंट होगा क्योंकि तुमने ये माना, और हो सकता है ये इसमें अप्लाई करने पे अप्लाई तो हो ही जाएगा, हमें सब कुछ पता है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी ये ना आए। या है समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें मान लिया कि z1 z2 दिया है तो मोसले लॉ ही लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। यस सर। ठीक है सर, आपने क्लास में ये भी मना किया था कि जो के अल्फा है आप डायरेक्टली उसमें एनर्जी शेल्स का सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे एनर्जी का, मतलब जब हम के अल्फा को निकालेंगे ना तो हम डायरेक्टली एनर्जी शेल का नहीं है, एनर्जी शेल का नहीं है, वो था एनर्जी विथ वैकेंसी। अब रुक जाओ, पहला पार्ट आ गया समझ में। दूसरा पार्ट के एब्जॉर्प्शन एज, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था कि के एब्जॉर्प्शन एज क्या है, और ये समझ में आया के एब्जॉर्प्शन एज है क्या। बस वैकेंसी क्रिएट करना है, एनर्जी नीडेड क्रिएट वैकेंसी के इलेक्ट्रॉन, और जब तक आप के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालोगे के लाइंस नहीं निकलेंगी। सही बात है। और के इसका कितना था? एनर्जी 13.6 z-1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर -1/∞ स्क्वायर, और 12/400 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉन में kh। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। मेंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो है वो है कट ऑफ वोल्टेज, ये सबसे पॉपुलर है। कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ लैम्डा, ये तो ये तो महासड़ा है 12/400 बाय v एक्सेलरेटेड। हाँ, अब लैम्डा के अल्फा और लैम्डा के बीटा पूछा गया है अगर, ठीक है, अगर डेटा मिसिंग है तो हम 4/3 लैम्डा के एच लिख सकते हैं। बताओ कोई समझ पा रहा है ये क्या किया मैंने? एनर्जी शेल से डिफरेंस से रेशियो निकाल लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बनेगा 9/8। लेकिन क्या है कि अगर डेटा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये ओनली व्हेन
इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। समझ गए? जनरली ये इस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले वाले तरीके से, मोसले लॉ की मदद से। बहुत ही कम ऐसा होगा कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के के अल्फा और के बीटा पूछा जाए। अच्छा, मतलब ये जो फॉर्मूला जो हमने निकाला 3RC/4 एटसेट्रा, ये कभी एग्जामिनर उम्मीद नहीं करता कि बच्चे को पता होगा। एग्जामिनर ये मानता है बच्चे को मोसले लॉ पता है। ठीक है, तो मोसले लॉ के कांस्टेंट क्या है ये मान के चलता है कि अननोन है, तो हमें इतना डेटा देना पड़ेगा कि कांस्टेंट कट जाए। सर तो मैं क्यों कह रहा हूं ये कि हो सकता है डेटा ऐसा दे रखा हो कि लैम्डा के एज तुम्हारी 202 एंगस्ट्रॉन आ जाए और लैम्डा के अल्फा तुम्हारा 4 एंगस्ट्रॉन आ जाए। अब तुम कहो ये तो 4/3 होता है, ये 4 कैसे आ गया? तो हमने मान लिया स्क्रीनिंग कांस्टेंट कुछ तो भी होगा फिर। सर वो क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया टेलीग्राम पे, आप देख लीजिए। चलो यहां तक समझ में आया चारों पॉइंट? सर Z-1 में फिर 1 भी अज्यूम करना गलत होगा ना, B हाँ, मानना 1 भी पड़ेगा। अज्यूम करना गलत होगा, क्योंकि जनरली ये होगा अगर डेटा कम हो तो 1 अज्यूम कर लेना, नहीं तो अननोन मानना उसको। ओके सर। चलो अब चौथा पॉइंट, इसी में एनर्जी देने का तरीका ये हो सकता है कि ये KLM ये एनर्जी दी है और इसकी एनर्जी है मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी जो है ये एनर्जी है नीडेड टू क्रिएट वैकेंसी। उल्टा लिखा है वैसे मैंने, वैकेंसी ये हाँ सर सर, समझ गए? एनर्जी, हाँ सर। नीचे सबसे ज्यादा लगेगी ना। ये क्या है? एनर्जी नीडेड टू क्रिएट वैकेंसी, इतनी एनर्जी नीडेड है। तो अब Yes, इस sir. डेटा की मदद से हमें निकालना होता के एच। बताओ कितना आएगा? 40 वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 वोल्ट। सब में किलो कर लो हाँ सर। क्योंकि काफी बड़ा ऑर्डर होता है। बाय 40। आ गया समझ में? यस सर। लैम्डा के अल्फा पूछा होता तो क्या आता? 22 20 40 माइनस 40 minus 20. 40 minus 20। यस सर। आ गया समझ में? यस यस सर। और सर। लैम्डा के बीटा 30 by 40 minus 40 10. minus 10। 40 minus 10। पक्का आ गया समझ में? यस हाँ सर। सर. ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें आएगा, लास्ट क्वेश्चन, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली दिखते हैं। मतलब ऐसा कि ये हमारा लैम्डा कट ऑफ है, लैम्डा सी, ये लैम्डा के अल्फा, और पूछते हैं कि हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, V0 से वोल्टेज को डबल कर दिया, तो लैम्डा कट ऑफ पे क्या अंतर आएगा, लैम्डा के अल्फा पे क्या अंतर आएगा, और इनके डिफरेंस पे क्या अंतर आएगा? लैम्डा कट ऑफ आधा होता है। हाफ हो जाएगा. लैम्डा कट ऑफ आधा, हाफ आधा, लैम्डा के अल्फा सेम सेम, Same. दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा। बढ़ेगा। हाँ, लैम्डा से घटा। समझ गए? यस। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कि अब इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं कि पहले 20 किलो वोल्ट था V एक्सिलरेटिंग, और लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा एच या लैम्डा कट ऑफ कुछ दिया होगा, ये कुछ था लैम्डा नॉट। अब जब हमने V एक्सिलरेटिंग 30 किलो वोल्ट कर दिया तो लैम्डा के अल्फा और लैम्डा कट ऑफ 3 लैम्डा नॉट हो गया। अब पूछा होता बाकी चीजें। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, तो रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लैम्डा कट ऑफ सेम है, वेरिएबल कौन से है, सॉरी लैम्डा ये सेम है के अल्फा, ये बस बदल गया है, और ये वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा 1 कितना है 12400 बाय 20000, लैम्डा 2 कितना है 12400 बाय 30000। तो ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? चलिए सर। Yes sir. पावर वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस ही है कि इतनी पावर एक्सरे में जा रही है, कितनी हीट में जा रही है, एटसेट्रा। हाँ. करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन मान लो। तो ये था एक्सरे। तो एक्सरे दिखने में गंदा लगता है, उतना गंदा है नहीं मेरे ख्याल से। इस बार समझ में आ गया होगा। हाँ सर, इस बार पूरा आ गया। हाँ सर, आ गया।
सर एक्सरे में हम उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा कहते हैं, जबकि ये भी है उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है, तो उसका मास ज्यादा रहेगा। नहीं, तो पेनिट्रेशन पावर, मास ऐसा थोड़ी है कि असली ऑब्जेक्ट है, वो तो फोटॉन्स है ना, जितनी ज्यादा सर एनर्जी उतना अंदर तक चला जाएगा। सर तो रिजोल्यूशन ऐसा नहीं, को मास बड़ा है तो उसका फोटॉन्स का साइज बड़ा होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। फोटोन की साइज नहीं होती यार, फोटोन की कोई मास है और फोटोन साइज की नहीं साइज कुछ नहीं होता, हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी होती है। फोटोन बॉल थोड़ी है कि बड़ी बॉल छोटी बॉल। वो तो कोलिजन करते जरूरी एनर्जी लूज करता जाएगा। हाँ, वेटलेस इसलिए हम मास ऐसे नहीं कर सकते। मास है बट साइज नहीं है, ये थोड़ी मास ना। वैसा तो मास वैसा हाइपोथेटिकल थोड़ी मास ना है। है। फिर तो वही हो गया कि हम जादू है। टॉर्च से मार रहे हैं तो हम पे फोर्स क्यों लग रहा है। तो डेली लाइफ में किसी से बोलो कि हम टॉर्च से तुम्हें धक्का दे देंगे, दे सकते हैं सर, काफी हाई इंटेंसिटी की हुई तो। अरे यार तो डेली टेस्ला लाइफ ने में तो तो वही किया नहीं सर, लगता ना ये सही। हम्म। तो डेली लाइफ में ये भी सही नहीं लगता। फोटोन को बॉल क्यों मान ली। हाँ सर, कुछ भी होगा। मास है ही नहीं, बड़ा मोमेंटम है। फोटोन फोटोन एक जंपर ऐसी चीज वाली है वो जिसके पास मोमेंटम है। h बाय लैम्डा की वजह ओके से। ओके, जो ही फोटोन को रेस्ट पे रखोगे मास खत्म हो जाएगा। जी तो सर। ऐसा कैसा मास की रोका तो वो गायब हो गया। वो 0/0 बन रहा था वहां पे, इसलिए। ठीक ठीक है, चलो। सर रिजोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू 1/λ। सर वो वाला एक बार बता। वो तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। लैम्डा ऐसा अपर्चर होता वाइज। है, देखो बताया था इतना भाई। समझ लो, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये एक मिनट, इसको ऐसे बनाता हूँ। ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, इसमें एक छोटा सा होल कर रखा है मैंने, ठीक है। यस। यहां से मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो हमें प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि लाइट बाहर निकल के पैरेलल लाइट ऐसी जानी चाहिए, फैल जाती। ये बीम ऐसी जानी चाहिए उसी एरिया की। अगर इसका एरिया ए यहाँ है तो ए यहाँ होना चाहिए। आया समझ में। लेकिन प्रैक्टिकली होती क्या है कि ये लाइट फैलती है। आया समझ में। यस सर। और जो ये थीटा जो फैलाव है, ये थीटा का फैलाव इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये वेवलेंथ जितनी बड़ी उतना बड़ा थीटा आता है। है ना। यस सर। इसीलिए साउंड में थीटा वेरी लार्ज है। सही बात। और कॉमन सेंस से हम उम्मीद भी नहीं करते कि सीधा जाएगा। अदरवाइज सोचो कि एक आदमी, ये आदमी हो गया, ये जो मुंह से बोल रहा है, ये भी तो इस एरिया में अगर फैलता नहीं तो सीधे जाता। तो अगर आपका कान इधर है तो सुनाई देगा, इधर है तो सुनाई नहीं देगा, जबकि सुनाई तो देता है हमें हर जगह। मतलब ये साउंड ऐसे फैल गया है। ये समझ में आया। हाँ तो इसका थीटा वेरी लार्ज है। लेकिन लाइट में थीटा स्मॉल होता है, लेकिन एक्सरेज में थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। सोचो। यस सर। क्योंकि इसकी है 4000 एंगस्ट्रॉन, इसकी तो कुछ ही एंगस्ट्रॉन है, फ्यू एंगस्ट्रॉन है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ कुछ। वैसा है क्या जो आपने बताया था कि वाईफाई का लैम्डा, वही चीज है। वही है। सर ये लैम्डा प्रोपोर्शनल कैसे बोला थीटा? नहीं, ये तो मैंने बताया, बस ऐसा होता है। वेव ऑप्टिक्स में प्रूव करूंगा। लॉ है। ओके, कुछ तो छोड़ दो वेव ऑप्टिक्स के लिए। हाँ सर, सॉरी। है ना। ये 4000 एंगस्ट्रॉन ये है। तो एक्सरे में स्ट्रेट लाइन में मूव करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। और डेली लाइफ में तो विजिबल लाइट ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। डेली लाइफ में विजिबल लाइट को स्ट्रेट लाइन में मानते हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल पे विजिबल लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है। दरअसल ये लैम्डा बाय डी पे डिपेंड करता है। पूरा अगर लिख दूं तो ये डी है, डायमीटर। कुछ नहीं बचा है ना। अब सर देखना इसमें लेंस की फोकल लेंथ का रोल नहीं आएगा? लेंस कहाँ है इधर। नहीं, आपने बताया ना जैसे बाइनोकुलर्स का, उसमें भी तो बताया था आपने वो एग्जांपल ये लेंस, ये है लेंस का अपर्चर हो गया। इतना देखो, थीटा है लैम्डा बाय डी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फैलाव डी क्या है इस अपर्चर की साइज। अब देखो जरा, देखना डेली लाइफ में जरा समझते हैं। डेली लाइफ में साउंड के लिए देखते हैं कि फैलाव कितना सिग्निफिकेंस है। तो डेली लाइफ में जो डी क्या है, ऑब्स्टेकल की साइज है, फ्यू सेंटीमीटर। और ऊपर लैम्डा ऑफ साउंड है। ऊपर भी सेंटीमीटर के ऑर्डर का, नीचे भी सेंटीमीटर के ऑर्डर का, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। आ गया समझ में। यस सर। लेकिन जरा डेली लाइफ में लाइट देखो, ऑब्स्टेकल की साइज मिलीमीटर या सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये एंगस्ट्रॉन है।
तो ये काफी स्मॉल है, इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन। झिल रहा है? लेकिन जरा एटॉमिक लेवल पे देखना, एटॉमिक लेवल पे लाइट 1000 एंगस्ट्रॉन मतलब 10 पे -6 है, और एटम की रेडियस भी तो फ्यू एंगस्ट्रॉन है, एटम्स के सेपरेशन भी एंगस्ट्रॉन में है। हाँ। तो इवन ये काफी बड़ा एंगल आ गया, देखो यस सर। बहुत बड़ा एंगल आ गया। मतलब एटम से पूछो तो लाइट क्या है, वो तो कहेगा साउंड जैसा ही है, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी मूव करती है, एटम से पूछोगे तो। क्लियर? तो ये तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहें तो हमें ऊपर वेवलेंथ, नीचे फ्यू एंगस्ट्रॉन है, ऊपर मुझे पॉइंट एंगस्ट्रॉन में चाहिए पड़ेगी। जैसे यहां नीचे अगर 10 एंगस्ट्रॉन सेपरेशन हुआ तो 1/100 रेडियन आया। हाँ। ये तो वाकई में छोटा एंगल है, लेकिन ये विजिबल लाइट नहीं कर रही है, ऐसा कौन एक्सरे कर करेगा? रहा एक्सरे। एक्स गामा। हाँ यस सर, हाँ बिल्कुल। तो ये हम एक्सरे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी इस केस में। यस सर। वेव ऑप्टिक्स में और चीजें पता चलेंगी इस बारे में कि ये λ/d कहां से आया और ये सब क्या है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आइडिया ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या नहीं, वो λ/d पे डिपेंड करेगा। अगर छोटा ऐसे आया तो मूव स्ट्रेट करती है लाइन, ना बड़ा सर? आया तो चल जाएगी। यस सर। क्या बोल रहे हो? सर जो सोनार वेव्स एक्सरे किस में मूव करेगी? एक्सरेज? एक्सरे स्ट्रेट लाइन मूव करेगी? हाँ हाँ, बोलो क्या कह रही हो तुम? हाँ सर, इस हिसाब से तो वो फिर छोटे ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट कर पाएंगी। ऑब्स्टेकल का साइज सेंटीमीटर में ले रखा है ना हमने। एक मिनट, सोनार वेव्स किसी और डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। सर क्या? सोनार वेव्स कह रही हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ। वो तो डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। जो डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल मतलब फैलाव के प्रिंसिपल पे काम करेगा वो एक अलग चीज है, वो तो रिलेटिव अच्छा वेलोसिटी ओके, के तो प्रिंसिपल उसमें पे काम करता है सोनार वेव्स। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं इससे रिलेट कर रही थी साउंड वाले से। सोनार वेव तो सीधे ऐसा है कि ये तुम्हारी शिप जा रही है पानी में, समुद्र में, है ना, और हमें वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे हमने सोनार फिट कर दिया, तो ये वेलोसिटी v है, ये वेव गई वापस आई, ये डिटेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी f है, ये भी f होती अगर ये रेस्ट पे होता, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो एक बार v cos थीटा ऐड होगा, एक बार v cos थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ और आएगी, और इस हाँ। फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से v cos थीटा निकल आएगा। ऐसे करते हैं, ये सोनार होता है। चलो अच्छा और कोई क्लास में दिक्कत? मैं आ जाऊं पिछले डिस्कशन असाइनमेंट पे। सर वो पहले उसका मोस्टली का क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं अच्छा, पिछली बार मोस्टली कैन का। नॉट बी डिटरमाइंड लगा कोलिजन। ये अच्छा परेशान है। कौन है? देवांश? हाँ सर, अभी करवाता हूँ तुम्हारा गलत। कौन सा पार्ट है? सेकंड वाला पार्ट, स्टार वाला। For a given target ratio of wavelengths and of characteristic X-ray. क्या स्क्रीन मैंने दिखाई नहीं है? मैंने दिखाई नहीं है। लो दिखा देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। लो स्क्रीन आ गई। देवांश कहाँ है? ये है देवांश। अरे यार दिखाई मैंने, कितनी अच्छी दिखाई है। चलो, फॉर अ गिवन टारगेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये क्या लिखा है? ये 2 का अंग्रेजी क्या है? ऊपर ऊपर डाटा दिया है, कॉम्प्रिहेंशन। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक है। फॉर अ गिवन टारगेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, वेवलेंथ्स मतलब कुछ ग्लिच होगा क्वेश्चन। वो कंटीन्यूअस होगा शायद दूसरा। ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगा। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ये झूम नहीं होता सर, उस पे दोनों साइड से कर दो, 2 फिंगर से स्ट्रेच कर दो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ जा रहा है। चलो ठीक है। भगवान जाने क्या पूछ रहे हैं।
क्या क्वेश्चन का क्या मतलब था? तुम लोगों ने क्या माना था क्वेश्चन? फिर ही पता चलेगा सर ना। याद नहीं, वो मान लिया था कुछ वेवलेंथ का के अल्फा या एल अल्फा का रेशियो निकाल दिया था शायद। तो जूम कर लीजिए तो दोबारा पढ़ तो लेंगे। के अल्फा और के बीटा का रेशो वो तो फिक्स हो जाएगा ना, लेकिन हमें बी नहीं पता तो हम नहीं निकाल पाएंगे। बी की वैल्यू 1 नहीं लिखी ना कहीं, हाँ क्योंकि और ये भी नहीं लिखा कि वो कैरेक्टरिस्टिक के अल्फा और एल अल्फा का हुआ। तो वो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लूंगा, शायद इसमें गलत दिया पेपर में सही दिया, पता नहीं। हाँ तो एक समझ बार गया ना फोटो लफड़ा। चलो अपन कहाँ थे अब? कुछ छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे सर। हाँ बोलो बोलो सर ये मैंने सही फोटो भेजी क्वेश्चन की। सर वो वाला क्वेश्चन की सही फोटो मैंने भेजी करण कर दी। करण सर ये ऊपर क्लिक तो हो जाए। हाँ देखो ये मिसिंग है ना, के अल्फा एंड के बीटा ऑफ एक्स रेज। ओके, रेशो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विथ गिवन डाटा। ओके हाँ, अब डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि हम बी दोनों के लिए 1 मान लें कि नहीं मान लें। हाँ 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 सही है, क्योंकि वैसे के अल्फा के लिए भी एग्जैक्ट 1 होता है और के मतलब ऑलमोस्ट 1 होता है, के बीटा का 1 के काफी क्लोज होता है। अच्छा तो नन और ऐसा ऑप्शन हो तो क्या करें? हाँ ये नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कंफ्यूजिंग है। हाँ पेपर में भी आया, क्योंकि दोनों ही लगा दो, दोनों ही जस्टिफाइड है। दिल्ली ज्यादा सही है वैसे, क्योंकि के बीटा के लिए 1 नहीं लिखा है। लेकिन क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो आईआईटी वालों ने क्वेश्चन दिया था ना इसमें, ऐसा आईआईटी वालों ने क्वेश्चन दिया था, ऐसा एक फिगर दिया था, ऐसा फिगर दिया था, ऐसा दिख नहीं रहा पेन, नहीं दिख रहा पेन, सब फिगर नहीं दिख रहा, लिखा ही नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, अब दिखा। हाँ सब देखा। ये उन्होंने के बीटा, ये के अल्फा, ये एल बीटा, ये एल अल्फा ऐसे माने थे। देखो दोनों एक ही जगह से पास हो रहे हैं। देखो बी की वैल्यू सेम आनी, तो बी की वैल्यू दोनों की सेम मान ली, और इस बी की वैल्यू जो भी है जो भी सेम मान ली। मान लो 1 तो दोनों की सेम मान ली। आईआईटी वालों ने ऐसा माना था। ओके, और वो हर जगह ऐसे ही मानते हैं, जहां भी होता है के अल्फा के बीटा में बी की वैल्यू सेम मान लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये लिखा होना चाहिए कि एज्यूम स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1। इसके लिए हम 1 मान लेते हैं और इसके लिए लिखा होना चाहिए एज्यूम 1। तो जैसे नन और ऐसा ऑप्शन हो तो अपन क्या चूज करें? दोनों ही लगा दो, कुछ भी नंबर तो मिलने चाहिए इस पे। ठीक है चलो अपन कहाँ थे? मैंने टेक्स्ट कितना छोटा दिख रहा है, रुको मैं टेक्स्ट की जुगाड़ कर लूं। क्या किसी ने इसे चिपका दिया? ये गलत है क्या? मैंने बढ़ा दिया भेजा था रेजोल्यूशन वापस। सर कल क्या? मैथ्स की मीटिंग, ये जो मैंने भेजा कल आपको मैथ्स वो की। तरीका गलत है क्या? किसने क्या भेजा? ये विश्वास मोहन नाम से आपको भेजा। हाँ वो पिक्चर तो मैं भेजा ठीक था है, 1 मिनट में रेजोल्यूशन ठीक कर लूं। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। फुल एचडी भी सही है, फुल एचडी से भी काफी ज्यादा है इसमें। फुल एचडी कर लेता हूँ। सर कल मैथ्स की मीटिंग जल्दी होगी कल? पता नहीं, वो सर बताएंगे, लेकिन कल मैथ्स की होगी। सर को भी लेक्चर देख लिया क्लास किसकी है फिर? सर की लेक्चर देख डालो, दोनों देख डालो तुम लोगों ने। कैसे इतना टाइम कहाँ से मिल गया? सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, करना पड़ता सुबह से मैथ्स का देखा और था। मैथ्स की भी 3 ही घंटे ये तो 2x में 2 घंटे में हो गए। वो तो पढ़ा हुआ था तो भाई जल्दी एक ही सब्जेक्ट का देखा है सर अभी। एओडी पढ़ा रहे जो आपने पिछला बार पढ़ाया था, वही एओडी वही चल रहा है एओडी। टेंजेंट से नॉर्मल था और आज तो डीसीडी 3 एलएमवीटी आएगा, उस पे ध्यान से देखना है। नीचे बार बार खुलता जा रहा है, आप बहुत बार खोल रहे। ऐसा है क्या? लिगेंड टू मेट अच्छा बताने की नहीं खेलता है कि खोल दिया। अब फिर एक एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज। ये छुपा हुआ है एक्चुअली। हां सर। सर ग्राफ्स भी आएंगे क्या एओडी में? ग्राफ्स तो हमेशा आते हैं यार, कॉमन ले लो उनको तो। नो सर पहले सर ने हमको सिखाए थे ग्राफ्स बनाना सर, और इसमें और एक्स्ट्रा चीजें आएंगी। एओडी में नहीं नए नहीं आएंगे, बस वो तो सर ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमा से बनाना सिखा ही चुके होंगे ना। अब वो तो सब फंक्शंस में लिमिट्स लगा के आते हैं। वो तो फंक्शन में ही पूरा सिखा देते हैं। नए नहीं आएंगे, बस ग्राफ क्वेश्चन कुछ अच्छे आएंगे। सर ये क्या होता है, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से मारा तो फिर जो मतलब 13.6 तो निकालने में चली जाएगी आयनाइजेशन में। बची हुई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ले लेगा। नहीं इलेक्ट्रॉन ही लेगा कि ये भी हो सकता है कि कुछ मास इससे के इलेक्ट्रॉन इनवर्स रेशियो में बढ़ती तो एटम पे तो ना के बराबर मिलेगी ना। इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है।
इलेक्ट्रॉन कितना, नहीं जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल अरे यार गया। ये बताओ, तुमने एक छोटी सी बॉल ट्रेन में मार दी, ठीक है, तो कुछ एनर्जी मान लो ट्रेन में एक स्प्रिंग लगी थी उस दबाने में खर्च हो गई, बची हुई एनर्जी इस ट्रेन में जानी है और बॉल में जानी है, तो प्रैक्टिकली तो पूरी बॉल में ही जाएगी ना। वो तो जाएगी, बट अपने पास अब यहाँ पे 3 बॉडीज हो गई ना, क्योंकि मैंने टोटली इलास्टिक कोलिजन नॉन दो इलास्टिक ही तो कोलिजन है। तो माना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया। हाँ तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, हाँ उन दोनों के सम होगा काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ। ओके, वो कैसे भी रिडिस्ट्रीब्यूट वो हो नहीं सकती पता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ वही कंफर्म कर। चलो अब आ जाओ, ये हो गई थी डीसीटी। डीसीटी 3 मुझे क्यों आ रहा है, याद की हो गई थी, नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी सर। पूरी थी क्या? चलो मेरे को डीसीटी एक छोटी चीज पूछनी थी। हाँ जो एटॉमिक कोलिजन होता था, अगर दोनों मूव कर रहे होते तो एक को रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करा दें तो काम चलेगा? कैसे? नहीं, आगे क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी से अभी जब आएगा तब बता देना सर। और एक और चीज पूछनी थी इलस्ट्रेशन 17 अभी मैं। हाँ इससे रिलेटेड है। हाँ एटॉमिक कोलिजन से रिलेटेड तो कोलिजन आ जान दो यार, जब आएगा तब अपन हाँ, कर लेंगे, ओके, पहले डीसीटी निपटा लेते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 15 16 17 17 मतलब वो सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, बट हमें कैसे पता चलेगा यही लगाना है? क्यों लिखा तो इतना अच्छा समझाया, 3 इलेक्ट्रॉन एज्यूम द फॉलोइंग। आज ही तो बताया, स्ट्रक्चर ही नहीं दिया ना, स्क्रीनिंग बताया आज। अरे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो इस पे अगर Z था तो माइनस ई इस पे आ गया, माइनस ई इस पे आ गया, स्फीयर है, तो बाहर जब कैलकुलेट करोगे तो KZ माइनस 2E बाय R ये आएगा ना फोर्स। सर वो सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा कब स्क्रीनिंग का रोल लेना है क्वेश्चन अरे देख के, कब लिखा नहीं है लेना। उन्होंने लेना है, हमने बोर मॉडल पढ़ा है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ तो अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। ओके सर। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे? जी तो 2 इलेक्ट्रॉन का हमने क्या किया, स्फीयर है, तो स्फीयर पे अंदर हो गया कितना हमारा Z मतलब 3 ही, ये माइनस ई, ये माइनस ई, तो बाहर निकाला तो ये E की तरह ही बिहेव कर रहा है। इधर निकालते तो 2E की तरह बिहेव करता है, इधर निकालते 3E की तरह बिहेव करता है। ओके सर ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉडल ही बन गया इनडायरेक्टली, 3 ही था, 2 ही कट गए, एक ही बचा, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया Z-2, ये Z इफेक्टिव। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, अपनी मर्जी से हम नहीं मान लेंगे। चलो अब आ जाओ डीसीटी पे। फर्स्ट का आंसर चेन्नई लग रहा है, सेकंड का आंसर बॉम्बे। थर्ड का आंसर चेन्नई। फोर्थ का आंसर आगरा बॉम्बे चेन्नई। आगरा बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। ये गलत है, स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना? नहीं मेरी तो फिर कांस्टेंट आएगा शायद। फ्रीक्वेंसी क्या है? नेगेटिव आ रहा है सर स्लोप। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, 2 पाई r बाय v। सर v बाय 2 पाई r टाइम पीरियड है ना। फिर बॉम्बे क्या है? चेन्नई Z बाय आएगा। r क्या है? n स्क्वायर बाय z 1 अपॉन n क्यूब। तो log f आ गया, तो माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ रहा है। log लो। सर बॉम्बे चेन्नई में कांस्टेंट आ रहा था किसमें? अरे Rn बाय R1 है, वो कांस्टेंट कट जाएगा। हाँ कट गया था। R1 ही तो कांस्टेंट काटने के लिए बैठा है। आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? ओके फिर लेकिन इसमें इंटरसेप्ट भी तो आएगा यहाँ। अरे रेशियो है, क्यों आएगा इंटरसेप्ट? सर Z2 वो n अरे यार स्क्वायर ये बाय बताओ, n की वैल्यू 1 रखो, अच्छा log n 0 होगा, Z तो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 0 होगा। हाँ हाँ ये अपॉन R1 है, अपॉन आ गया। R1 इंटू n स्क्वायर, Z बाय n स्क्वायर क्या था? हाँ, n स्क्वायर n स्क्वायर बाय z। आ गया। तो आंसर आ गया आगरा बॉम्बे चेन्नई। फिफ्थ का आगरा दिल्ली। आगरा दिल्ली। आगरा दिल्ली। 2 states बोर मॉडल, द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन थर्ड स्टेट इज 8। हाँ तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई r बाय v, n स्क्वायर बाय z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। 8 टाइम्स द फाइनल स्टेट मतलब डबल हो गया है, तो एक Yes, n sir. है एक 2n है, तभी टाइम पीरियड t से 80 हो गया। तो आगरा डबल दिल्ली। किस में हो गया है? 2 4 आगरा दिल्ली। 6 3।
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा दिल्ली। वंस अगेन देखो, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाँ सर। तो आप इसमें बोर मॉडल नहीं लगा सकते, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी वो आपको क्वेश्चन में बता दी गई है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो वो बोर मॉडल से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि पहला निकल गया तो ये हीलियम प्लस बन गया, अब तो ये बोर मॉडल लग जाएगा। और अब निकालने के लिए 13.6 इंटू 2 स्क्वायर 1/1 माइनस 1/infinity, ठीक है। 13.6 इंटू 4 54.4, यस। और पहले लग चुकी है 24.6 दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली। एर्थ का रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर बॉम्बे। एंगुलर मोमेंटम तो बराबर आएंगे ना, NH/2 पाई एनर्जी। ओके बॉम्बे। 7th का चेन्नई आया था सर? नहीं सही है। हाइड्रोजन एटम सेकंड से थर्ड में जाना है, तो 3.4 से 1 पॉइंट कितना बना था 51, इन दोनों का डिफरेंस हाइड्रोजन लाइक n स्क्वायर 47.2, यही है। डेढ़ के आसपास। तो 1.9 इंटू n स्क्वायर 47.1 25 के तो 2 आसपास से लगभग डिवाइड करो, 25 के करीबन आया, 5 25 के करीब दिल्ली। चलो चलो 10th 11th 12th बोलो तीनों। 12th वाला। 12th क्लास में ही तो बताया था। फिर भी बता दूंगा। एटम रिक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ फोटोन कम फ्रॉम डिफरेंस इन एनर्जी। ऐसा है, हाइड्रोजन एटम था एक्साइटेड, इससे हाइड्रोजन एटम बना, इसने फोटोन बाहर फेंका तो खुद को वेलोसिटी पीछे लेनी पड़ेगी, इसका मोमेंटम है, तो इसका mv और उसका h/लैम्डा आपस में बराबर होंगे, और दूसरा हाफ mv स्क्वायर प्लस hc/लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये बनता। इसमें ये नेग्लिजिबल है, तो hc/लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा E है, तो यहाँ mv इज इक्वल टू डेल्टा E/c लिख सकता हूं। क्योंकि एटम का मास काफी बड़ा है फोटोन के मुकाबले, इसीलिए हाफ mv स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया। सर ये h/लैम्डा इक्वल्स टू mv में v सिर्फ फोटोन का होगा? नहीं v, अरे मास इसका v तो ये लिखा है ना, ये किसका है? स्पीड, h का है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया। हाँ h तो एटम फिर का मैंने तो मोमेंटम, यही वाली v इसके ऊपर रख दी थी हाफ mv स्क्वायर में। लेकिन उसमें नेग्लेक्ट हो जाएगा, छापोगे नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगी नहीं तो इस हिसाब से, और क्वाड्रेटिक में एक टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने सीधे ये सोचा कि ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी फोटोन के पास है। आ गया समझ? हाँ आ गया। मैं तो ऐसे सोचता हूं, एक काफी हैवी ऑब्जेक्ट लो, एक बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट लो, दोनों को प्रेस करके छोड़ दो, तो एकदम से पूरी की पूरी एनर्जी इसको मिल जाएगी, और ये तो ऑलमोस्ट हिलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ। तो पूरी की पूरी एनर्जी एटम को मिलनी थी, तो ये डेल्टा E/c, तो वेलोसिटी आई डेल्टा E/mc। एनर्जी लॉस कितनी हुई 3 से 2 में 1.9, अभी निकाला था शायद, हाइड्रोजन ही है ना, 1.9 10⁻⁹, ये जूल में एनर्जी आ गई। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 इंटू 10⁻27, 27, 3 इंटू 10 आ गया 10 पे 9 का, ये तो सब मर गए। 1.6 से 1.6 1.9/3। निकालना क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। हाँ सर, हाँ, इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी। हाँ, तो डेल्टा लैम्डा/लैम्डा हमें निकालने के लिए, ओके ये मैंने स्पीड निकाल दी है, स्पीड नहीं पूछी थी क्वेश्चन में, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ पूछी थी, तो हम इसी से हाफ mv स्क्वायर एनर्जी ऑफ एटम निकाल सकते हैं, और यही hc/लैम्डा का डिफरेंस है, ये एरर है। हाँ सर, यही एरर है, एरर इन एनर्जी, डेल्टा एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ एटम, यही हमारा डेल्टा लैम्डा/लैम्डा होगा। यस, चलिए समझ पाए कैसे किया? ये है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करो,
लिख सकते हैं। हाँ तो डीई क्या हो गई? एनर्जी ऑफ एटम। mv²। ये क्या हो गई? एनर्जी ऑफ फोटोन। hcv। दोनों को डिवाइड कर दो। एनर्जी ऑफ एटम ये हो गई 12 mv²। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और बेहतर तरीका था इसमें कि एटम ये है, मोमेंटम अगर इसका p है तो फोटोन का भी मोमेंटम p है। हाँ दोनों का मोमेंटम बराबर है, जो मोमेंटम इसका वही इसका, तो इसकी एनर्जी p²/2m लिख सकते हैं। यस सर। इसकी एनर्जी pc लिख सकते हैं। ये याद आया? फोटोन की एनर्जी pc हाँ इक्वल टू pc। तो ये एटम की एनर्जी, ये इसकी, तो ये कितना बना हमारा? p/2mc। और p क्या है? h मोमेंटम है, hc/λ। या p को फिर से मैं e/c लिख सकता हूं। हाँ सर। तो e/2mc² बना। आ गया सीधे वही आंसर। अब एनर्जी हमारी थी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मास पता है, c पता है, छाप दो, फ्रैक्शन चेंज आ जाएगा। ऑर्डर पूछा है वैसे। सर जो इसी में ऊपर 11th वाला क्वेश्चन है उसका इस बार इधर 4 and 1 दिया हुआ है और आगे डीसीटी में 4 and 2 दिया है, कौन सा सही होगा? 4 and 2 वो दो अलग अलग। हाइड्रोजन एटम स्टेट हैविंग बाइंडिंग एनर्जी 0.85, तो n = 3 है। n = 3 है, 4 है, 4 13.64 मेक्स द ट्रांजिशन टू, ये n = 2 है। तो विद एक्साइटेशन एनर्जी ना, तो एक्साइटेशन एनर्जी 1 की जो फर्स्ट स्टेट है उसकी 10.2 होगी, है ना? नहीं, आयनाइजेशन नहीं बोला उन्होंने या ऐसे कुछ। बाइंडिंग एनर्जी वर्ड यूज होना चाहिए, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी ये लिखना चाहिए फिर कि किस स्टेट तक जा रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने हर जगह एक्साइटेशन का मतलब ये है कि उस स्टेट में ग्राउंड स्टेट से लाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी। ऐसे डिफाइन किया मुझे ऐसे आपने भी सर आप बता दीजिए। हाँ, एक मिनट वो ऐसे डिफाइन किया तो अच्छी बात है। डेफिनेशन में यही लिखा। नहीं सही है, एक्साइटेशन एनर्जी यही है। देखो, ग्राउंड से उस तक लाने की एनर्जी। हाँ सर, ऐसे डिफाइन किया। तो ग्राउंड से उस एससीवी में भी हर जगह उन्होंने यही लिखा है, एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छी बात है। चलो तो अपन आते हैं दूसरी डीसीटी पे। डीसीटी 4 नहीं, डीसीटी 3 के बाद सीधी 5 है। मेरे नीचे भेज 4 है। मेरे थोड़ा नीचे भेज। बता दे जब तक 5। हां मैं 5 बता दो। नहीं सीधे 4 पे आया, ऐसे थोड़ी चीटिंग है होता है। 4 किसने नीचे भेजी? नहीं, बिल्कुल उसी के थोड़ा नीचे भेजी थी। 5 हो जाएगी। तब फाइल्स में देख लीजिए। नहीं अब तो मैं इसी में देखूंगा। अरे यार ये छक्के आ जाता है। एक हाँ, किसी ने डीसीटी 4 अलग से भेजी थी, सही कह रहा हूँ। मिसिंग थी बीच में। मिसिंग। यस चलो हैज प्रूव्ड। इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? सर इलस्ट्रेशन 19 का जो ई पार्ट है। यस सर। 19 का ई पार्ट। What is the minimum energy that an electron will have after interacting with this atom in the ground state if initial kinetic energy of electron is 6 electron volt? हाँ तो इस पे 6 रहेगी, 6 ही रहेगी पहले पे, तो कुछ नहीं होगा। मतलब क्या उसे एक इलेक्ट्रॉन टकराया, ये एक्साइटेशन में कितना 10.2 12.1 ये अलाउड है, लेकिन इसके पास 6 है तो एक भी अलाउड नहीं है, मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन होगा मतलब पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ही बची रहेगी। अच्छा क्योंकि ये हैवी मास है ना। वो क्वेश्चन नहीं समझ गए। और दूसरे में थी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10.2 हो जाएगा, 0.8 इलेक्ट्रॉन के पास बचेगा। समझ। 21 का सी वाले का आंसर मैच नहीं है। 21 6 मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पाथ हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 3 से 2 में,
तो 3 से 2 में कितना आया? 1.9 1.9। तो देखो ये याद रखना, यहाँ काम आ जाता है। हाँ सर, पूरे याद हो गए। 1.9 सीधे समझ में आ जाता है विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तो 2 इसमें बार से तो आ वर्क गए। फंक्शन हटा दो। हाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेडियस दी है, तो R इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी बाय BQ। कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ वो भी आ गई थी। वर्क फंक्शन आ जाएगा। आगरा बॉम्बे आ गए। आगरा अब बॉम्बे आ गए। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, तो वो तो इनने गड़बड़। ये तो यही नहीं, सीधे 1.9 से जो आ जाएगा। उन्होंने हाँ सर, वही 1.3 ले लिया है। 1.3 लेके रखा है इनने। लेकिन आ तो सही रहे, वेवलेंथ तो सही लिखी है। नहीं आ रहा सर, वो 6.2 कुछ बन रहा है। हाँ तो 6.2 लगभग सेम तो है। हाँ वही मैं कह रहा था। 12,400 ये 6300 के करीबन बनेगा। हाँ उन्होंने 1.3 लेके किया है। 1.3 क्यों, कहाँ से आ गया इनका? पता नहीं सर, वही नीचे। गलत कर दिया। ये तो है ना 6500 ही बन रहा है, ये आपने जो लिखा है यही 6500 है। हाँ तो बस आंसर सही है, ये गलत लिखा है, बस क्या को टेंशन ले। 6200 बन रहा था मेरा। 6200 से तो ऊपर ही, अगर इसको 2 भी मान लो ना तो ही 6200 बन गया, जबकि 2 की जगह 0.1 है, 5% बढ़ाना पड़ेगा। और 6200 का 5% 3, 6500 बन गया। अच्छा 300। तो ये समझ आए क्या किया मैंने? हाँ सर, उसका 5% बढ़ा दिया। 1.9 यहाँ 5% बढ़ाया, ऊपर 5% बढ़ा दिया, तो पहले आंसर 2 मान के निकाला और फिर 5% बढ़ा दिया। चलो 15, 16, 17 जो भी है, 22, 23, 22, 23 चलो ये समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लास में लिया था मैंने। यस सर। यस सर। सर इसका Exercise. बी पार्ट सर 23 वाले का इलस्ट्रेशन 23 का बी पार्ट में n इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं हो सकता? इक्वल, स्मॉलर, वो लिखा है ना, 3 कंडीशन दी है, तीनों चाहिए। तो 1 से भी तो हो रहा था। इक्वल, स्मॉलर, अच्छा नहीं 1 से। वेवलेंथ इक्वल मतलब एनर्जी ज्यादा है। तीन रेडिएशन आई, तो एक n इक्वल टू 3 है, एक 2 है, ये 1 है, तो वेवलेंथ ये निकलती, ये निकलती। तो इनिशियली ये यहां से भी हो सकता था, इनिशियली ये यहां से भी हो सकता था। तो अब दोनों में केस बना लो। तो केस, ये केस कौन सा आया? 2 वाला आ गया, ये वाला केस सही है। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। एक्सरसाइज 6 हो गई? हो गया सर, हो गया सर। ये नहीं करना अभी। DCT 4 थर्ड वाला 1 2 3 थर्ड बॉम्बे। टॉर्क एक्टिंग ऑन द, देखो टॉर्क क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। एंगुलर मोमेंटम n2h by 2 pi minus n1h by 2 pi टाइम। n2 और n1 3 minus 2 1 है। टाइम दे रखा है 10 पे -8 है, बस ऑर्डर नहीं निकाल। तो h की वैल्यू 10 पे -34 है। 34 minus 8 10 पे -26 बॉम्बे 26 25 के आसपास। बॉम्बे आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4। बॉम्बे। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बॉम्बे। 5 चेन्नई। सही है। 6 का बॉम्बे। एनर्जी बॉम्बे। डायरेक्ट बॉम्बे। जोड़ेगी, वेवलेंथ 1 अपॉन करके जोड़ेगी। 7th का आंसर 11th नहीं दिया। आगरा चेन्नई। 11th। आगरा चेन्नई। 11th ऑल लाइंस ऑफ लाइन आगरा ऑफ चेन्नई। सीरीज लाई इन चेन्नई। अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल सही। पास्चन सीरीज फार इंफ्रारेड है, बिल्कुल सही है। चेन्नई। 13th चेन्नई। 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 नीचे प्लस नहीं आया। आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। हाँ वही। हाँ सर। तो सीधे हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। एक्साइटेड स्टेट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ व्हेन रिटर्न्स, ये 1 n, बस यही पूछा है। इज इक्वल टू 1 minus 1 upon n square, 1 upon n square इज इक्वल टू 1 minus 1 upon lambda r।
तो n इक्वल टू लैम्डा आर बाय लैम्डा आर माइनस 1 का अंडर रूट बॉम्बे, नहीं चेन्नई, चेन्नई। चेन्नई आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 का आगरा दिल्ली। 3 है दिल्ली। शायद आंसर, ये की है 2 है, आगरा दिल्ली। आगरा बॉम्बे आगरा आगरा चेन्नई दिल्ली, आगरा चेन्नई दिल्ली। 3 है आंसर 14 का सिर्फ चेन्नई दिल्ली आएगा। हाँ, आगरा 14 का आगरा 14 चेन्नई का आगरा चेन्नई 15 का बॉम्बे 15 दिया था। बॉम्बे। हिंद का चेन्नई। चेन्नई है नहीं बॉम्बे। बॉम्बे है बॉम्बे बॉम्बे आ रहा था। चेन्नई आ रहा है। देख लेते हैं। A wavelength lambda naught electron jump from third to second. For electron to jump from second to fourth, third से second और second से four, यही है ना। तो यहाँ एनर्जी अगर E है तो यहाँ एनर्जी 4 से 2, तो 1/4 कमी आएगा ना। नहीं 1/9 आएगा। एनर्जी बढ़ती है 1/16, 5/36, तो 12/64, 3/16, 3/16 इसका आया, 12 ये आया। रेशो तो हमें अंदाज लग ही जाएगा क्या करना है। बस तो कितना बना 36 16, 20 और 27 बन रहा। तो बॉम्बे। लैम्डा कम आएगा 20/27। एक हाँ ही है लैम्डा, नहीं 2 है। बड़ा छोटा सोना 27 तो इसी में 36 और 3 बन के 27 बनेगा बॉम्बे आंसर। एनर्जी बढ़ गई, आगरा wavelength कम बॉम्बे हो गई। दिल्ली चलो 16 का आगरा बॉम्बे दिल्ली। आगरा आगरा, बॉम्बे बॉम्बे, दिल्ली। 3 wavelengths are shorter, सही। 17 बॉम्बे 18 देखो 6 वेवलेंथ हैं तो n2 माइनस n1 c2 से इनका डिफरेंस आ गया वही 4, मतलब 3 आ गया डिफरेंस। n2 माइनस n1 प्लस 1 c2, इसकी वैल्यू 6 है तो n2 इक्वल टू n1 प्लस 3। अब क्या है, रेडिएशन कंसीडर टोटल 6 वेवलेंथ है तो एक 1 है एक 4 है, तो 4 से 1 पे वापस आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिनली कहाँ था, तो ये वेव फेंकेगा ऐसी 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 ऐसी, ये 6 वेवलेंथ फेंकेगा। अब हमें केस बनाने हैं, मेरे ख्याल से एक भी आंसर नहीं इसका। अब अभी देखते हैं। पहला केस मैंने ये बना लिया, केस 1 ब्लू वाला। अगर ये 3 से 4 गया होता तो इसमें ऑल लैम्डा आर लार्जर, आर शॉर्टर स्मॉलर और इक्वल। एनर्जी कम है। हाँ तो जितने वेवलेंथ हैं एक इक्वल है 5 शॉर्ट है। यस तो ये तो है नहीं क्योंकि उसमें तो 3 शॉर्ट लिखे हैं। अब दूसरा केस में लेता हूं, कलर ले लेता हूं ग्रीन, तो ग्रीन लिया मतलब 2 से 4। और तीसरा केस में ले रहा हूं, मान लेते हैं कौन सा, पिंक। 1 से 4। तीसरा मैंने लिया पिंक 1 से 4। इसमें क्या होगा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसमें ऑल लैम्डा स्मॉल सॉरी लार्ज और इक्वल, तो एक इक्वल है 5 लार्ज है, एक भी शॉर्टर नहीं है, तो ये भी गलत ये भी गलत। यहां तक ठीक है। अब हमें सिर्फ निकालना है बीच वाला ग्रीन वाला केस। अब इसमें देखो, इसमें इसकी एनर्जी बराबर है तो एक इक्वल है। अब हमें इससे वेवलेंथ शॉर्टर मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इससे ज्यादा एनर्जी एक इसके पास है और एक 1 से 2। हाँ सर एक 1 से एक ये है, 2 ज्यादा वाले हैं और बचे हुए 3 लेस है। हाँ सर सही है ये। एक 3 से 4 3 से 1 वाला भी आएगा ना सर? क्या 3 से 1 वाला भी ज्यादा में आ जाएगा ना? 3 से 1 वाला इसके मुकाबले? हाँ हाँ तो ज्यादा ज्यादा वाला एक ये है, एक 2 से 1 एक 3 से 1। लैम्डा उल्टा होता है। नहीं नहीं, हाँ एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देख रहे हैं तो लैम्डा शॉर्ट, तो ये आया 3, तो 3 का वेवलेंथ शॉर्ट है। सही है ना? 3 ही तो है, सही तो सही सही।
तो आंसर आ गया आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 70। चले चलो 18, 19, बॉम्बे 20। चेन्नई। 18 का बॉम्बे बॉम्बे, चेन्नई। चेन्नई। 19 हैज प्रूव्ड। हाँ सर, रिपीट। चलो 20, 21, 22, 23 बोलो, कोई डाउट? नो सर। पक्का? नो सर। इधर 25, 26, 7, 8, 9, 10। सर जो 25 दिया उनके, जो वो एक्सप्रेशन दिया उसी के हिसाब से करना था ना? हाँ हाँ, उसी के हिसाब से, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। हाँ। हालांकि ये वैसे ही है, वही बन जाता 1/λ लिखते ना तो 1 - 1/p², बस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इन्हें बदल दी है। हाँ सर, 1500 की आएगी ऐसा, तो इसके हिसाब से आंसर लिखने। हाँ, बस मोर मॉडल टू मान। सर एक बार 24 वाला भी। 21 क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ? इस वाले में फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी कर सकते नहीं, हैं? मैक्सिमम मिनिमा क्या, मोनोटोनस फंक्शन है, काय का मैक्सिमम मिनिमा? अच्छा हाँ। तो सीधे वही बन गया ना स्टैंडर्ड, हाँ, बस हाँ। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई है। हाँ, वो तो इसमें ये बन गया ना, अगर नहीं बना होता तो फिर मैक्सिमम मिनिमा तो काम फिर कर। करते हैं। हाँ चलो सर 24 वाला। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर मॉडल। वाला नहीं दिया था। 4 रेडबर्ग है। एक मिनट, 4 रेडबर्ग मतलब ये हीलियम एटम है, ये समझ आया? एक रेडबर्ग कितना होता है? 13.6। तो 4 रेडबर्ग इसका 4 गुना, और 4 गुना एनर्जी लगेगी, मतलब Z डबल है। Z2 आ गया। हाँ। अब और करूं कि छोड़ दूं? रहने दीजिए। ये पहले आ चुका था। सर हाँ एक बार 18 पे जानी, चला गया। उस पे लैंग्वेज बता देना क्या लिखी है, देखो, मतलब अगर एमिट्स अ बामर फोटोन इन द सीरीज आया बार्मर। है, बामर सीरीज आया है, इसका मतलब 1 पे 2 पे आया है, और अगर 2 पे आया है तो इवेंचुअली 1 पे तो आएगी ना, एक्साइटेड स्टेट में बना थोड़ी रह सकता है। अच्छा, मतलब एमिट्स अ फोटोन इन बार्मर मतलब 2 से अगर बामर 2 पे सीरीज आया आई है। है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होके 2 पे गिरा है, लेकिन इवेंचुअली इसको 1 पे गिरना है, पक्का लाइमन का ठीक फर्स्ट है। एलिमेंट भी मिलेगा। इसीलिए चेन्नई भी सही था। ठीक है, मस्ट एमिट, बस 2 ही बीसी। 2 ही आ। चलो इस पेज पे 27 से 32 26 का ग्राफ सी वाला लगाएंगे ना? 26। यस, उसमें कुछ फिगर बोलना है, दिया आयोनाइजेशन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगरा सही है। बुकलेट में कहाँ है? सर फिगर में वो बुकलेट में नहीं है, अभी नहीं छुपी है। स्मार्ट फिगर है। नहीं, बुकलेट में नहीं है, मैं कॉपी कर लेता सर। इसका आगरा चेन्नई होना चाहिए ना? आगरा बिल्कुल सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Atom in ground state absorbs a photon, comes to excited state, then emits a photon with wavelength 1242. 1242 मतलब नैनोमीटर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। हाँ सर भाई, 3 से 2 आ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस बच्चे की एनर्जी है? 3 से 2। तो 3 से 2 आ गया। द इंसिडेंट फोटोन मस्ट है, तो इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी ये होनी चाहिए 1 से 3 बट 1 से 3 की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12/400/3 ये तो नहीं है ना अप्रॉक्स आएगा ना कुछ 12/400/3, ये थोड़ी ना बन जाएगा। सर नहीं बन। नहीं, देखना पड़ेगा कितना, क्योंकि 12/400/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो कुछ और बना। हाँ सर 400 नैनोमीटर 400 समथिंग बना। 400 नैनो। तो बॉम्बे पार्शियली गलत हो गया, ये वाला पार्ट गलत हो गया। वो चेन्नई उसी का रिप्लेस। चेन्नई इस बार सही है। हाँ चेन्नई सही है। हाँ सही। सर इन्फिनिटी से पे 0 और -1 ये वाले को नहीं लेंगे ना, क्योंकि पहुंच गया तो पहुंच मतलब गया। ही नहीं है ना, इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है। इन्फिनिटी पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? मतलब 0 पे पहुंच गया अगर हमने एक्साइट करके, भाग गया, मतलब भाग ही गया। ओके, आयोनाइज ही हो गया। चलो हाँ सर। आगरा चेन्नई है 26 का, ये फिगर है। अब बोलो 27, 28, बॉम्बे 29, 30, 31। 27 का दिल्ली आ रहा था। हाँ दिल्ली आ रहा था। बॉम्बे बना था, एग्जैक्ट बॉम्बे बना था। बॉम्बे अभी लाता बॉम्बे हूँ। बॉम्बे। देखो 4th एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 5, 3rd एक्साइटेड मतलब n = 4। ये हाँ। गलती तो नहीं की? नहीं सर ये था। और ये n = 3, तो 5, 4, 3, तो यहां से यहां आया, फिर ये यहां से यहां आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर और शॉर्टर वेवलेंथ इज 3.95। हाइड्रोजन लाइक Z = 3। 5 से 4 ये अपन को निकालना पड़ेगा, 4 से 3, तो यहां से आया 13.6 × 9,
3 स्क्वायर 1/16 minus 1/25 13.6 into 9 1/9 minus 1/16 ये है stopping potential for photo ejected by shorter wavelength तो ज्यादा एनर्जी 4 से 3 वाले की है ये 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है इस इक्वेशन से वर्क फंक्शन मिल गया अब इससे पूछा है वर्क फंक्शन ये पूछा है ठीक है तो ये घटाई दो तो फाई एलिमिनेट हो जाएगा घटा दो तो फाई एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बनेगा 3.95 माइनस 13.6 इंटू 9 इंटू 1/9 माइनस 2/16 प्लस 1/25 ये करना है तो ये 1/8 कर लूं इसको ये 1/72 ठीक है 1/72 कर लूं माइनस का नेगेटिव है ना और तो 75 भी लिख लो अप्रॉक्स का 9/8 13.6 into 9/25 ये आया अब कर लो इसको हाँ सर 75 लिख लेते ना तो अच्छा बन गया तो किसको 75 लिख ले 72 को हाँ क्या फर्क पड़ता है -75 हाउ कर लो मतलब बस बहुत ही रहा कर लो ठीक है क्या आ गया बॉम्बे हाँ बॉम्बे आया बॉम्बे है क्लोज है मार दो काफी क्लोज है नहीं तो क्वेश्चन ही बहुत क्लोज दे रखे थे कैलकुलेटर से कर लेते 8 5 6 5 7 चलो 28 हो गया 9 हो गया 10 हो गया 30 0 30 तक लास्ट 30 का after emitting 6 energy of emitted is equal to less than or greater than वही है less than greater than सभी है मतलब ये पहले 4 था 3 2 1 4 से 1 आ रहा है मतलब जा रहा है 2 से अभी हमने केस डिस्कार्ड किए थे और बोलो 36 मिल गया A parallel beam of light passes through a sample of H atom in ground state. Assume that photon supplies some of energy and rest of the energy by the excited hydrogen atom in the direction of wavelength may be observed. ठीक है मतलब यहां से हमने ढेर सारी बीम डाली नहीं 100 नैनोमीटर की 1000 एंगस्ट्रॉन की वेव डाली क्यों ना हम इसको एनर्जी में लिख लें 12.4 तो देखो कुछ बिना टकराए चली गई तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां मिलेंगी कुछ हाइड्रोजन को एक्साइट कर रही हैं ठीक है इन्होंने कहा ऐसा मानना है कुछ पार्शियली इन्होंने हाइड्रोजन को एक्साइट करा दिया तो हाइड्रोजन एक्साइट हुआ तो बची हुई एनर्जी कितनी बची 12.1 बचेगी बची हुई 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सीधे ले गए लेकिन जब ये एक्साइट होके डीएक्साइट होगा तो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फेंकेगा हाँ सर या फिर 10.2 और 1.9 भी फेंक सकता है ये समझ में आया वो तो नेचर डिसाइड हाँ सर हाँ तो हाँ सर इसने n = 3 पे भेज दिया उसको 12.1 ने n = 3 पे भेज दिया अब या तो 3 से 1 डायरेक्ट आ जाए या इंस्टॉलमेंट में आए तो ये 3 तरह के फोटोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखेंगे और सीधे डायरेक्शन में 0.3 और 12.4 अब देखते हैं क्या क्या पूछा ये कैसे पता चला 12.1 ही 12.1 पे ही तो एक्साइट होता है हाइड्रोजन फिर 10.2 पे भी तो होता है हाँ तो अगर 10.2 लेगा तो वो तो काउंट कर चुके हैं ना इसमें तब भी यही आएगा अच्छा नहीं उसके अलावा फिर 2.2 भी बच जाएगा ना मतलब जैसे 10.2 ग्राउंड लेके स्टेट लेकर है ग्राउंड स्टेट से 10.2 ले सकता है 12.1 ले सकता है 12.75 ले सकता है तो ये तो पॉसिबिलिटी हट गई 2 पॉसिबिलिटी थी तो या तो H एटम फर्स्ट स्टेट पे गया होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे या H एटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे गया होगा n = 3 पे तो अगर फर्स्ट पे गया होगा तो वापस से सिर्फ एक ही फोटोन फेंकेगा ये इस पे गया होगा तो या तो 12.1 सीधे फेंक देगा या 10.2 और 1.9 तो आ गया ना पॉसिबिलिटी तो 3 ही तरह के फोटोन है ना सर जैसे आपने यहाँ पे 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना वैसे 12.4 माइनस 10.2 2.2 हो जाएगा तो वो भी तो आ सकता है कैसा हाँ जैसे हो आपने सकता है यहाँ ना 10.2 एब्जॉर्ब हुआ होता हाँ बिल्कुल तो 10.2 तो 2.2 भी आ सकता है बिल्कुल हाँ वही चीज
तो दो पॉसिबिलिटी थी, वो दोनों ही हमने मान ली कि या तो फर्स्ट पे चला गया है या सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। मिटा दूं? जी सर वो क्वेश्चन होता है ना क्लास में, जैसे बहुत बार लिया आपने 6 स्पेक्ट्रल लाइंस वाली चीजें। हाँ वो तो उसमें n = 4 होता है, उसमें सैंपल लिखा तो होता नहीं है, कई बार अपन मान लेते हैं, तो समझ में आ जाता है यार, क्वेश्चन में फील आ जाता है देख के कि क्या एटम से एटम लिखा देते हो बहुत बार। मैं बहुत बार एटम भी लिखा होता है। सिंगल एटम तो सिंगल एच एटम लिखा होगा अगर, अदरवाइज हम ग्रुप ऑफ एटम्स ही मानते हैं। मतलब जैसे ये इसी सीएमपी में जैसे लैंग्वेज लिखे इन हाइड्रोजन एटम, खाली इतना लिखा तो अपन n = हाँ तो एक ही है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इज इक्वल टू इफ नाउ जंप्स टू अनदर, ये तो सिंगल ही है ना। पूछा ही नहीं उन्होंने हाँ, कितने तो नहीं जैसे इसमें लैंग्वेज जैसे लिखी वैसे ही कह रहा हूँ मैं, अगर वैसा इसमें लिखा एक ही एटम है, इसमें तो एक ही एटम है। तो वैसे में अपन 6 स्पेक्ट्रल लाइंस वाला n = 7 मानेंगे ना। 6 स्पेक्ट्रम n = 7 मानेंगे? नहीं, नहीं, पर फिर एक एक एटम सिंगल एटम लिखा होगा तो हाँ सिंगल एटम होगा तो हमें भी नहीं पता 6 आएंगी कि नहीं, हो सकता है एक ही आए, मैक्सिमम तो फिर तो Chances प्रोबेबिलिटी है। की बात हो गई ना, फिर तो कैन एमिट आएगा, फिर इमिट्स नहीं आएगा। वो भी तो प्रोबेबिलिटी है कि 6 स्पेक्ट्रल लाइन सैंपल भी रिलीज करेगा कि नहीं। हाँ ये भी probability सैंपल तो करेगा यार, इतने हैं कि वो हर तरह का कर ही देगा यार। वो भी मतलब प्रोबेबिलिटी माइन्यूट, मतलब बहुत नहीं ज्यादा नहीं है वो लेकिन तो है। नहीं खेल रहे ऐसी, अगर सैंपल लिखा है तो हर पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक तभी सैंपल का मीनिंग है। चलो 37 38 आ गया। बॉम्बे 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 DCT 5 खुली थी। ली थी सर। वो तो मैंने बंद कर दी, खोल दी। चलो इलस्ट्रेशन में बताओ 20 22 21 25 24 जो भी सर 29 अराउंड 29 29 से याद आया 28 पे आओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है। एक न्यूट्रॉन अगर ड्यूटेरियम से टकरा रहा है, मतलब ये मास m है, ये 2m से टकरा रहा है, और इसकी एनर्जी हर कॉलिजन में हमें कितनी रिड्यूस करना है, ये समझ में आया था क्वेश्चन क्या है? कि ये सिंगल कॉलिजन में कितना फ्रैक्शन लूज करेगा, m/3, रिड्यूस मास 2m/3 अपॉन m, ये 2/3 लूज करेगा। तो n कॉलिजन में 2/3 पे n 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.025। आ गया था समझ में? काइनेटिक सिंगल कॉलिजन में 2/3 ही करेगा ना। इनकी सीरीज तो फिर अलग क्यों? पावर n ही तो बनेगी। इन्होंने 8/9 ले लिया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, ओके, ये 2/3 क्या है? लॉस है, फाइनल एनर्जी हाफ रिड्यूस मास v रिलेटिव स्क्वायर, ये लॉस होता है ना। हाँ। ऊपर 2 बन रहा था, मतलब सीरीज में 8 की बजाय। वो नहीं, वो ऐसा मैंने वो लॉस में ही मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ऐसा था पहले k था, अगले कॉलिजन पे कितना बचा? k/3, 2k/3 हो गया। हाँ k/3 बचा 2k/3 लॉस हो गया। हाँ अब अगले कॉलिजन में इसका 2/3 लॉस होगा, हाँ ऐसा कुछ बनेगा, k/3 k/9 ऐसा, इसलिए वो 9 आ जाएगा नीचे। 8 नहीं बन रहा था ना, लेकिन 8 कहाँ बना? इनका बना है ना। हाँ तो k/9 बची, वो तो उन्होंने लॉस लिखा ना, डेल्टा है, k में से ये डेल्टा घटाओगे क्या बचेगा? फाइनल आंसर निकलने से 2k/9 लूज। ये जीपी में तो 1/9 ही आ रहा है। नहीं, मेरा तो वो टर्म 8 नहीं बन रहा था, मैंने यही किया था जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन मेरा 8 नहीं बन रहा था पूरा। देखो सेम ही तो है, ये देखो मेरा जो है वो 2/9 से बन रहा था, वो 8 नहीं बन रहा था। वो मैंने ये किया था लॉस, लॉस कितनी हुई कितनी बची, अब इसका उतना ही फ्रैक्शन लूज होगा। हाँ ये तो इससे वो जीपी पता चलेगी। मेरा जो टर्म बन रहा था वो 3n इक्वल्स टू जो लास्ट में लिखा है 9n, हाँ वो मेरा बन रहा था 3n। इलास्टिक कोलिजन भी था, इलास्टिक कोलिजन लिखा है, इलास्टिक लिखा है, इलास्टिक कोलिजन, ओके वो इलास्टिक लिखा है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो इलास्टिक लिखा है, अपन ने वो
तो 2 बार आ जाएगा वो चीज, m to m, तो फिर हमें कैसे? ऐसे करना पड़ेगा अप्रोच सेपरेशन से। इसकी वेलोसिटी v0/3 हो जाएगी, इसकी नहीं, इसकी वेलोसिटी 2v0/3, इसकी वेलोसिटी v0/3, ये आएगी इक्वल टू 1 सॉल्व करने पे आएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k/9। तो एक कॉलिजन में k/9, अब बार बार करते जाओ तो k/9 समझ गया ना क्या है, बन गया 1/9 की जीपी। गलती क्या क्वेश्चन हो में रही लिखा है थी? इलास्टिक कोलिजन, अरे इनलास्टिक मान लिया है, क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन लिखा है, वो रिड्यूस मास वाला, ये तो इनलास्टिक में लगता है ना। हाँ 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 क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन मानना है कि ये एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर कर दी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक ये है। देख लो ये क्या लिखा है, हम्म। आंसर सही है। चलो इलस्ट्रेशन 29 सर हो गया, अब हो गया। हो गया, हाँ 30 हो गया, हो गया। अब आ जाओ DCT 5। पहले का आंसर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इलास्टिक, क्योंकि 10.2 से कम है। तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की क्या देखा? सही। चलो सेकंड में रिलेटिव अल्फा चेन्नई 2.1 काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी बनेगी 10.5, मतलब 0 और 10.2 दो पॉसिबिलिटी है। ये लॉस की पॉसिबिलिटी थी, तो उसमें भी एक फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होगा 10.5 में? ये आ गया। अरे जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का रेशो 1:4 है, मास का रेशो भी 1:4 है, जस्ट मोमेंटम 0 है सिस्टम का, दोनों मूव कर रहे हैं। पूरा लॉस हो जाएगा। बट अपोजिट साइड है कि सेम साइड है, वो भी तो फर्क पड़ अंडरस्टूड है, जाएगा। अरे सेम साइड में कोलिजन ही क्यों मूविंग होगा, टुवर्ड्स लिखा है, वो एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। ऐसे इसकी स्पीड 4v ऐसा कुछ है, तो टोटल मोमेंटम ही 0 है, तो दोनों रुक जाएंगे इनलास्टिक में सॉल्व करोगे तो पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। और होल मतलब ये 10.5 का लॉस इलास्टिक है। नहीं हो सकता सर? हाँ हो सकता है ना, मे बी, इसीलिए तो मे बी इन इलास्टिक, मे बी है ही नहीं दूसरा ऑप्शन। ये 0 नहीं हो सकता, बस और कुछ भी हो सकता है। चेन्नई। चलो थर्ड का आंसर नहीं करना रिलेटिव था। वेलोसिटी यूज कर लें तो उसमें क्या गलती होती है? किस में? इसमें जैसे 4v वाले को स्टॉप कर देते, स्टॉप नहीं कर पाते इसमें अपन, वो रिड्यूस मास रिलेटिव वो लगा सकते हैं, स्टॉप करना क्यों गलत है? हाफ रिड्यूस मास v रिलेटिव स्क्वायर, 1 - e। ये बिल्कुल सही है। 10 mv स्क्वायर बना, हाँ 10 mv स्क्वायर है ना, इसका लिखो हाफ 4mv स्क्वायर, इसका हाफ m 4v का होल स्क्वायर, ये भी 10 mv स्क्वायर लिखा है, ऑटोमेटिकली टोटल ही आ गई। नहीं वो ठीक है, वो आंसर तो आ रहा था, मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी से करना क्यों गलत होता और रिलेटिव वेलोसिटी से करना गलत है ना, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करना सही है बस। है? मूव करके कैसे? अच्छा अरे यार ये कोलिजन में कर पाते हैं क्या रिलेटिव वेलोसिटी से? हाँ समझ गया। इसमें नहीं कर पाते तो हम उसमें इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट एनर्जी आएंगे नहीं ना। कर सकते। हाँ समझ गया। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से किया मतलब 2m को स्टॉप किया। हाँ अब लेकिन ये टकराया है तो 2m के पास सडन वेलोसिटी चेंज हुई है, तो स्यूडो इंपल्स आएगा। समझ गया। सो सेकंड का बॉम्बे होगा ना फिर, मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं हो सकता, पूरा 10.5 थोड़ी लूज कर सकता है। ऑप्शन ये थे, ये पॉसिबिलिटी थी, ये और ये ऑप्शन है, ये e इक्वल टू 1 है, ये e की वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 से 1 के बीच में। थर्ड नहीं करना, फोर्थ का नहीं, इसे फोर्थ का चेन्नई, फोर्थ चेन्नई थर्ड आगरा नहीं आएगा ना। चेन्नई फिफ्थ का तो थर्ड नहीं दिया वाला था। आगरा थर्ड चेन्नई। नहीं करना, मैंने मना किया था, न्यूक्लियर फिजिक्स का है। अच्छा फिर 8 फिफ्थ दिया का था। आंसर, फिफ्थ का नहीं आगरा दिया, चेन्नई 8 दिया सर। का बॉम्बे देखने दो। इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी E कोलिजन वुड बी इलास्टिक फॉर बॉम्बे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करा पाएगा। मतलब पार्शियली दिल्ली भी सही है। हाँ लेकिन ये ज्यादा कंप्लीट है। हाँ दिल्ली भी सही है, सबसेट है इसका।
चलो 9th का आंसर दिल्ली दिल्ली रिपीटेड है। दिल्ली। चलो 10 11 बॉम्बे बॉम्बे 11 बॉम्बे 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 समझ गए ना। फोर्स निकालो dv बाय dr से, वो वेलोसिटी तो कांस्टेंट log r का हाँ सर। डेरिवेटिव 1/r, तो mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू 1/r कट गया, हाँ सर k यही बाय है। r मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ गई। तो पूछा क्या है, वही पूछा अब है। MBR equals to NH2 अब mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई लगा दो, तो स्पीड कांस्टेंट आ गई, R is directly proportional तो to रेडियस प्रोपोर्शनल टू n। चलो क्वेश्चन नंबर 18th 12 किया। 13th 12 का बॉम्बे 12 का बॉम्बे। बट उसमें एक 1/2 भी आ रहा था एक्स्ट्रा। नहीं आएगा फोर उसमें। 4 पाई आ रहा था। टोटल एनर्जी पूछी है। नहीं पोटेंशियल नहीं, एनर्जी सही। kr स्क्वायर बाय 2। एक मिनट, तो फोर्स आया हमारा इसका डेरिवेटिव kr, तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू kr, तो v इज इक्वल टू k बाय m अंडर रूट r, तो हाफ mv स्क्वायर, यहां से हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kr स्क्वायर। ये काइनेटिक है, पोटेंशियल भी kr स्क्वायर बाय 2 है, तो टोटल एनर्जी kr स्क्वायर। अब देखो कुछ है इसमें, हाँ सर टोटल बॉम्बे। एनर्जी बॉम्बे। kr स्क्वायर, टोटल एनर्जी पूछिए। हाँ ओके चलो और कोई, तो इसमें जैसे आप क्या वो बता रहे थे ना कि इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है तभी वो चीज होती है टोटल एनर्जी नेगेटिव। डबल, हाँ, तो इसमें कहाँ आई, प्लस प्लस आए दोनों। हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ, तो फिर हाँ, ऐसा कैसे होता है मतलब एनर्जी 1/r स्क्वायर पे सॉल्व करने पे ऐसा आ गया था, k बाय r स्क्वायर मान लो। पॉजिटिव हाँ? नेगेटिव वाली चीज। पॉजिटिव नेगेटिव वो थी कि एनर्जी नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव और एनर्जी पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव। ये तभी कहते हैं जब एनर्जी इंफिनिटी पे हम जीरो माने। देखो यहां एनर्जी पॉजिटिव है, हाँ स्टिल अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो नहीं है, इंफिनिटी पे इंफिनिटी एनर्जी है इसकी। हाँ सही बात है। तो सर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में साइन दिया होगा, मतलब हाँ ऐसे साइन दिया होगा बिल्कुल। वो तो But sir, अपने आप force- एफ करोगे माइनस डेल यू बाय डेल आर करोगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ओके। बट सर फोर्स में जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने ये बताया था कि r का बस फंक्शन होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है तो 1 आर बाय के r। तो फंक्शन है। नहीं, फोर्स हमारा बस r का ही फंक्शन होना तो चाहिए, और ठीक, अगर तुमने वो ये पॉजिटिव। पूछा था ये फॉर्मूला कब ट्रू है, तो ट्रू है ना, आर का फंक्शन है। और फोर्स पॉजिटिव आए तो रिपल्सिव और नेगेटिव आए तो नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, हाँ। मतलब u अगर आर का फंक्शन है, फोर्स पॉजिटिव आया तो आर वेक्टर के अलोंग, नेगेटिव आया तो माइनस आर वेक्टर के अलोंग। एक्स का फंक्शन होता तो एक्स कैप माइनस एक्स कैप, और आर वेक्टर क्या है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, सेम मतलब Okay, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, कॉमन सेंस। ये चीज अब समझ। चलो 13 14 15 16 बोलो। सर 15 आगरा बॉम्बे। बॉम्बे। आगरा बॉम्बे बताना है क्या? नो सर, चलो कॉम्प्रिहेंशन 16 हो फिर गया, 18 से 18 25। आगरा 18 19 बोलो। आगरा 18 का चैन नहीं है। सर 18 का 18 बॉम्बे। बॉम्बे आया, Two बॉम्बे। hydrogen like atom बॉम्बे whose आएगा। mass has a ratio of neutron to बॉम्बे proton दिल्ली। equal to unity. बॉम्बे दिल्ली। Difference in energy between Lyman series is 18. First line, तो 13.6 into 1 by 4 minus, sorry 1 minus 1 by 4 है ना, into हाँ। z square minus z2 square is equal to 81.6. ये कितना है, 3 by 4 10.2, 81.6 8 गुना आ गया, तो z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर 8 है, तो वैसे वेरीफाई हो रहा है ये 1 है मासेस और का ये रेशियो 3 दिया है। है उनका, हाँ बॉम्बे आएगा। क्योंकि मासेस का रेशियो दिया तो मान लेके कि z एटॉमिक नंबर मास का आधी होता है। ठीक है, ए एंड बी आर चलो सर। मूविंग विद, तो एक हाइड्रोजन एक लिथियम है, एटम ए इज हाइड्रोजन, 20 ए बड़ा है, कौन सा बड़ा है इसमें से, एक हाइड्रोजन एक बी बड़ा है, लिथियम, बी बड़ा है। नहीं तो उसमें ऐसे एक इंफॉर्मेशन दी है एक कि लिथियम। लास्ट लाइन में इंफॉर्मेशन दी है, बी इम्पार्ट्स तो द वो व्हेन टू एटम ए एंड बी में इंफॉर्मेशन दी है कि मास ऑफ ए 1/3 Same है velocity मास ऑफ। strikes separately a heavy target and वेलोसिटी they सेम है तो rebound back मास के with 3 half the टाइम्स हो speed जाएगा। before collision. Okay. B imparts the target a momentum which is 3 times the momentum imparted by atom A. अब हमें निकालना पड़ेगा। हाँ सर ऐसे सोच सकते हैं, वेलोसिटी सेम है, मास जो आएगा 3 टाइम्स कर देंगे। हाँ, और फिर ये भी मान लेंगे मास इससे भी तो एटॉमिक समझ में नंबर आ का गया। डबल ही होता है।
हाँ Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर से एक मास है ना, एक मास 3 है। आप ये सोचना है ना कौन किसका होगा क्या सर, ए और बी में किसका 3 होगा ये सोचना हाँ, है किसका 3 किसका वो कर सकते मोमेंटम हैं। से सोचना है। वैसे उल्टा है वैसे, Z A का M, ठीक है, ए का 1 आया था। क्योंकि ऐसा मॉड है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। हाँ वो तो मॉड है, वो तो किसी का भी हो सकता है। वो Z1 Z2 इसीलिए तो हमें नहीं पता कौन सा किसका है। हाँ सर ने ये भी नहीं लिखा। चलो, किसने मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर किया? B इम्पार्ट्स बी ने बी मोर, हैवी तो है। B का मास ज्यादा है, तो मास ऑफ B इज मोर, 3 times। तो B आ गया लिथियम, A आ गया हाइड्रोजन। तो A डिफरेंस, हाँ ड्यूटेरियम बॉम्बे आएगा सर। वो ड्यूटेरियम है, वही है 1H2। हाँ भाई मैंने Z देख के लगा दिया था। हाँ बॉम्बे। और इसका आंसर डिफरेंस एनर्जी ऑफ बामर दिल्ली। सीरीज दिल्ली। सर आपने बोला था तो लास्ट क्लास में कि ड्यूटेरियम में थोड़ा चेंज आता है इस चीज में। वो अभी कुछ चेंज नहीं आता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आता है। वो मैं बताऊंगा फिर कभी, हो सकता है न्यूक्लियर में बताऊं, हो सकता है उसके बाद बताऊं। चलो 20, 21, 22। चेन्नई चेन्नई 20 का चेन्नई बिल्कुल सही। 21 का नहीं आया। चेन्नई वेवलेंथ ऑफ लाइट इमीडिएट विजिबल रीजन, ये देखना है हीलियम में कौन सा विजिबल होगा। इनसे ज्यादा भी हो सकती है ना। हाँ एक से ज्यादा हो सकता है ना, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा है ऑप्शन में। एक ही मैच कर। तो हाइड्रोजन का 2 से 1 था ना, तो उसी से बता दिया। हाँ देखो हीलियम 4 से 2 आया, हाँ हाइड्रोजन 2 से 1 था, है ना, ये हीलियम पे गिरा, तो हीलियम 2 से 4 आ गया। तो हीलियम अब 4 से 3 भी आ सकता है, 4 से 2 बहुत सारे 4 बनेंगे। से 3 में भी निकल रहा था। 3 से 2, 3 से 1 ये बनेंगे, हाँ। 2 से 1 6 बनते। इनमें से देखना है कौन सा हमारा विजिबल है, समझ गए? तो हर एक को लोएस्ट check एनर्जी करना इसके पास है, हाईएस्ट एनर्जी 4 से 1 के पास है। सब में चेक लगाना पड़ेगा कौन सा विजिबल है। सर वैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे ना। वो तो हाँ जो विजिबल में नहीं है उड़ा दो, वैसे सारे विजिबल ही में हैं, तो सारे। सभी है, सारे तो है। सारे विजिबल में। ये चेक करना पड़ेगा, नहीं निकाल पाएंगे हम ऐसे बिना चेक किए। सर शायद इलेक्ट्रॉन चेन्नई वोल्ट 4 से आ 2 का ही लगा दिया था, 4 हाँ। से 2 का ही आ। एक कोई आएगा तो जो आ गया वो लगा दो। 4 से 2 का कैसे आ सकता है? 4 से 2 में वो तो तो 2 से 1 10.1 आएगा बनेगी ना, ना। वो तो आ ही नहीं सकता। 4 से 3 आ रहा 4 से 1 नहीं आ सकता इसलिए। 4 से 1 में नहीं होगा। 4 से 1 में तो और ज्यादा है। वही तो। हाँ 4 से 3 में कम है। 4 से 3 आएगा, एक ही है, हाँ, यही यही आएगा। आएगा 4 से 3, बस यही था। वो एनर्जी सोच ले। जो 1.5 से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, 2.5 बनना था सर ये। ओके है ना। चल लास्ट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है आंसर? आगरा है। आगरा आगरा है। आगरा आगरा। बाकी ठीक है, तो ये आगरा। आगे बोलो। चलिए 24 वाला क्या था? 24 24 जी 24 a gas of hydrogen like ions is prepared from particular excited state in it emits photon having wavelength equal to wavelength of the first line of Lyman series। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज टुगेदर विद फोटॉन्स ऑफ 5, तो टोटल 6 है। हाँ तो इसका मतलब फाइनली n2 की वैल्यू 4 है, n1 चार की है। वैल्यू 1 है, ये फिक्स। ये तो हमें पता चल गया। अब इसने हाँ, फर्स्ट हाँ। लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब हाइड्रोजन का 2 से 1, उन्होंने बोला वेवलेंथ इक्वल है, ये थोड़ी बोला कि लाइमन सीरीज ही आ रही है। लिखा है ना। नहीं इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कोई और सीरीज की नहीं, वेवलेंथ। लाइमन सीरीज तो हाइड्रोजन के लिए डिफाइन की गई है ना। हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज मतलब 2 से 1 फर्स्ट मेंबर, और हाइड्रोजन का 2 से 1 मतलब हीलियम का 4 से 2, लिथियम का 6 से 3। हाँ, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, तो हाइड्रोजन ही बचा, हाँ, तो ये हीलियम ही बचा, सॉरी। ऐसे वेरीफाई करना। ओके सर। हाँ ऐसे करना था। मैं सॉल्व करना। और सॉल्व करने पे वो एन अननोन लेके सॉल्व करते। हाँ सर वो गंदा हो जाता। लेकिन उसमें तो कितने केस बनाते, हम तो सीधे सोचते 2 से 1 लाएगा, हीलियम 4 से 2, लिथियम 6 से 3, और 4 वाला कौन सा होता है? बेरियम। हाँ हाँ तो ये होता 8 से 1, 8 से 4, 8 से 4। तो अब यहाँ तक तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम तो अपर लिमिट ही 4 है। चलो 25, 26, 27 चलिए दिए नहीं थे। ये नहीं थे। 27 में क्लास वाला क्वेश्चन।
तो व्हाट मिनिमम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का है ना, वैसे डायरेक्ट क्लास में कराया था वैसे डायरेक्ट कर वो सकते हैं। इनवर्स रेशियो में। हाँ, अल्फा पार्टिकल ये है, इन केस ऑफ हेड ऑन फिक्स्ड पीबी न्यूक्लियस फिक्स है, तो ये यहाँ से गया, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो पहले क्वेश्चन में हाफ mv² इज इक्वल टू kq1q2/r min, लेकिन सेकंड में रिड्यूस मास लगेगा जब फ्री टू मूव है। ये है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कर लोगे? हाँ सर। वो लैंड का वो पता होना चाहिए चार्ज कितना है। 82 या 87 था। पता नहीं, देख 82 लेना। था, 82 शायद। और Q1 की वैल्यू 2 ही है, ठीक है, और मासेस तो पता होना ही चाहिए। चलो, हो गया सब मासेस पे कुछ? 25 है वो वाला। अब HCV का सब्जेक्टिव बचे सर। HCV के सब्जेक्टिव कौन से थे? दिए थे, मैंने कहाँ दिए इस टॉपिक में? सर थोड़े से ये थे। है दिए दिए पर अगले टाइम पे हो जाएंगे। पिछली बार के हैं। तो नेक्स्ट टाइम कर थोड़े से ही लेंगे। है वो वो तो next बुकलेट में time- आ गया सेम ही है सारा हाँ कुछ। मैक्सिमम आ गए लेकिन हाँ अच्छे मैक्सिमम वाले तो सिंपल। सारे ही आ गए। चलो, तो अपन मिलते हैं परसों, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स चालू करेंगे। पर्सनल और कल मैथ्स की क्लास है। कल मैथ्स से टोटोलॉजी देखना है स्टार्ट करेंगे। सर वो नोट्स का आप बताए थे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने क्या? न्यूक्लियर खत्म होने दो, अभी वो केवीपीवाई की बात बताऊंगा। हाँ अभी 10 दिन रुक। टोटोलॉजी फिर के टोटोलॉजी देख ले सर, डेली एक क्वेश्चन तो केवीपीवाई में आता है क्या टोटोलॉजी का? के में नहीं आता। तो नहीं आता उसमें तो सब कल तो तुम लोगों के पास टाइम ठीक रहेगा ना, क्योंकि रिवीजन ही करा रहे हैं सर। हाँ तो टोटोलॉजी देख लो कल कल। मोनोटोनिसिटी पढ़ाने, रिवीजन नहीं कर रहे। आज था वो भी है। आज था, आज आज की की क्लास वीडियो तो कल कल नहीं होगी। नहीं, कल ही है। आज की क्लास कल होगी ना, कल थी ना। आज की क्लास तो कल फिर होगी, ठीक तो है, तुम्हें तो टाइम मिल जाएगा, तो देख लेना टोटोलॉजी। सर उसमें तो केवीपी में सिर्फ मॉडर्न और ये थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स तीन ही टॉपिक मैक्सिमम दिखते हैं। मॉडर्न भी